अच्छा, अब A2 में ना हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके लिए बेसिकली कैलकुलेशन पार्ट में हम उसके ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ज़रा एक दफ़ा दोबारा रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन है आसान लफ्ज़ों में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब वो रिएक्टेंट की भी हो सकती है या प्रोडक्ट भी की भी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट मेड पर यूनिट टाइम या इट इज़ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। उसको क्या बोलते हैं फिर, रेट बोलते हैं। अब रेट में ना हमने बेसिकली क्या करना है, जो हमने कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर देखा था एएस में, एएस लेवल की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करती है रेट को। ऐसी है कि आप अगर किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, हम ज़रा वापस जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन वाले फैक्टर पे जहाँ पे हमने इसको किया था। और यहाँ पे हमने देखा था कि अगर आप हायर कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं ना तो रिएक्टेंट के बेसिकली पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा पार्टिकल्स का मतलब है आप बहुत रश हो गई है तो नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगी, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होंगी, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इसी तरह जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर देंगे रिएक्टेंट्स की तो फिर लेस पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे फॉर कोलिजन्स, लेस कोलिजन्स होंगी, लेस इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी, जिसकी वजह से लेस प्रोडक्ट बनेगा पर यूनिट टाइम या लेस रिएक्टेंट खर्च होगा पर यूनिट टाइम एंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है। अब उसी फैक्टर को ना बड़ा डिटेल में हमने देखना है और हमने रेट इक्वेशन की तरफ बेसिकली हमारा मकसद होगा कि हमने पहुंचना है। तो A2 में ना कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर जो है, जो एएस में आप पढ़ते हो टिल जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन या थ्योरी क्या है इसके बिहाइंड, सिर्फ वहां तक पढ़ते हो। अब A2 में आपने क्या करना है, इसकी डिटेल। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर हमने पढ़ना है इन A2 डिटेल में। ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए ना हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने पास एक रिएक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल A+B जो आपके पास है वो किस में जाता है, प्रोडक्ट पी में। ठीक है। तो अब हमने देखना है कि क्या हमें ए की कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट के हिसाब से ए की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से क्या क्या अफेक्ट हो सकता है रेट पे ऑफ रिएक्शन पे। क्योंकि एस में तो हमने सिर्फ ये कहा था ना, ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, डिक्रीज कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं है। A2 में थोड़ा सा हम इसको ज्यादा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले ना हम देखेंगे पॉसिबिलिटीज ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, कि रेट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या रेट इंक्रीज होगा, क्या जिस तरह इंक्रीज हो रहा है वो किस तरीके से इंक्रीज होगा, क्या उतना ही इंक्रीज होगा, उससे ज्यादा हर दफा इंक्रीज होगा या बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, ये थ्री टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले ना हम ए के हिसाब से देखने लगे हैं कि यार रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या अफेक्ट होगा अगर मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करता हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, क्योंकि हम इस कांस्टेंट। रिएक्शन में ए को स्टडी कर रहे हैं तो बी को हमें क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट उस टाइम पे रखना पड़ेगा। और किसी भी रिएक्टेंट को अगर आप ड्यूरिंग ए रिएक्शन कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि आप उस रिएक्शन को एक्सेस में ले लो, काफी ज्यादा लार्ज एक्सेस में ले लो ताकि उसकी कोई चेंज इतनी कोई मैटर ना करे। ठीक है ना। तो इसको हम क्या ले लेंगे, एक्सेस में, क्योंकि अभी हम ए को स्टडी कर रहे हैं तो बी उस टाइम पे एक्सेस अमाउंट में पॉसिबल वहां पे होना चाहिए। ठीक है, ताकि सिर्फ ए का इफेक्ट हम देख सकें रेट ऑफ रिएक्शन पे। अब पॉसिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू ए जो है ना वो टोटल आपके पास तीन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के लिहाज से आपके पास थ्री पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ थ्री पॉसिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू concentration of A on the rate of this reaction। ठीक है, रेट पे आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अच्छा जो भी पॉसिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी हमें लिखनी आनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको कोई इफेक्ट ना हो, बेशक मैं ए जितना मर्जी बढ़ा दूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और जितनी मर्जी डिक्रीज कर दूं।
ठीक है, यानी मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करता रहूं लेकिन रेट पे कोई इफेक्ट ना हो, यानी मैं इसको लिख सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हैज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर इसको अच्छे अल्फाजों में हम लिखें तो वो हम बोलेंगे कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का क्या मतलब है कि आप इधर इस रिएक्शन में जितना मर्जी ए डाल दें, जितना मर्जी ए कम कर दें, क्या रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। नहीं पड़ेगा उस टाइम। ठीक है, तो ए उस टाइम पे ऐसा रिएक्टेंट होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से या कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि रेट उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसी की मैथमेटिकल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जी रेट जो है, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या डालूं इधर, कि ए यहां से खत्म हो जाए, तो वो पावर कितनी होनी चाहिए? जीरो। 0। ठीक है, क्योंकि जब एनीथिंग टू द पावर जीरो किसके इक्वल आता है? वन के इक्वल आता है। ठीक है ना? तो यस। ए जब इंडिपेंडेंट है ना, रेट आपका ए की कॉन्सेंट्रेशन से रेट इंडिपेंडेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ए की पावर क्या लगाएंगे? यहाँ जीरो। अब मुझे बताओ, यहां से अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करता हूं तो वो क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू के। यहाँ पे आपके पास आएगा रेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए की पावर जीरो, जो कि बाद में क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू वन बन जाएगा, विच इज इक्वल टू के। ठीक है, तो ए की पावर जीरो क्या हो जाएगा? वन बन जाएगा, खत्म। तो ये हमारी उस टाइम पे रेट इक्वेशन बन रही होगी जब हम विद रिस्पेक्ट टू ए बात करें। ठीक है। यस। अच्छा, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हमने ये जीरो लगाया है ना, इसको अभी के लिए ये सिर्फ आपने रोट लर्न कर लें, बाद में मैं इसको समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, या रेट जो है, या ए के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है जीरो ऑर्डर। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर है इस टाइम पे, यानी जीरो ऑर्डर का मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो रेट उससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जीरो ऑर्डर। अच्छा, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ए के हिसाब से क्या हो सकती है कि अगर यही रिएक्शन में ए फर्स्ट पॉसिबिलिटी ना होता, तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी? सेकंड पॉसिबिलिटी थी कि रेट इंक्रीजेस एज मच, या रेट चेंजेस। तो चलो इसको मैं जरा आसानी से आसान लफ्जों में लिखता हूँ। सेकेंड पॉसिबिलिटी होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? कि जितना मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की इधर, उतना ही मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है ना, जितना एक में इंक्रीज आता है उतना ही दूसरी में भी इंक्रीज आता है, जितना एक में डिक्रीज आता है उतना ही दूसरे में भी डिक्रीज आता है, एग्जैक्टली सेम ऐसी है। तो हमारे पास सेकंड यस। पॉसिबिलिटी है कि अगर रेट जो था, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब ए की पावर क्या डालेंगे? वन। ऐसी है, तब ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी दोनों के बीच में। तो अब अगर मैं इसको यहां से देखूं, तो इसको कहते हैं कि जी जो आपका रेट है, या जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है ना, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। इसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, कि द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, अब इधर से इसको चेंज कर लो, इज इक्वल टू के आएगा, और ये आ जाएगा जी ए की पावर वन, और यहाँ पे आ जाएगा रेट। तो ये हमारी क्या बन गई? रेट इक्वेशन बन गई इस टाइम पे। ठीक है, जिसमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ रहा है? वन आ रहा है। ठीक है, और वन का मतलब यही है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर, जो भी वन आपने लिखी है वो ऑर्डर आपका है। ठीक है, जो भी रिएक्टेंट की पावर लिख रहे हैं उसको ऑर्डर कहते हैं। क्लियर होगी इतनी बात?
Yes, sir. अच्छा, ये के क्या चीज है, इस के को क्या बोलेंगे? Constant? एक कांस्टेंट है, लेकिन किस इक्वेशन का कांस्टेंट है ये? रेट इक्वेशन का, तो इसको क्या बोलेंगे? जी। रेट कांस्टेंट। ठीक है। और ये पूरी क्या है हमारे पास? रेट इक्वेशन। ठीक है। इसी तरह यहां पे भी ये पूरा क्या है? दिस इज नोन एज रेट इक्वेशन। एंड जो हमारे पास के है वो क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह एक और पॉसिबिलिटी भी है, थर्ड पॉसिबिलिटी एंड लास्ट पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी है कि रेट इंक्रीजेस स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब ये अपने आप को समझाने का तरीका है कि रेट में इंक्रीज स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज आए। ठीक है। जो भी कॉन्सेंट्रेशन में आपने इंक्रीज किया उसका स्क्वायर करेंगे तो वो रेट का इंक्रीज हो। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम टेक्निकल टर्म्स में लिखें तो हम उसे बोलेंगे कि रेट, थर्ड पॉसिबिलिटी यही होगी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं मैं? इसको मैं लिख सकता हूं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कॉन्सेंट्रेशन का व्हाट? स्क्वायर। Square. अब मुझे बताओ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इधर कितना बन रहा है? दिस इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर। Second order. ठीक है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब यही है कि रेट जो है इस टाइम पे ए की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। तो मुझे बताना है यहाँ पे, अब मैं इसकी रेट इक्वेशन अगर बनाऊं तो वो क्या बनेगी कि रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर कितनी आ जाएगी अब? 2 आ जाएगी। दिस विल बी आर रेट इक्वेशन, जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि पावर ऑफ अ रिएक्टेंट इन द रेट इक्वेशन होती है वो क्या बन रहा है इस टाइम पे? ए के हिसाब से ऑर्डर 2 बन रहा है। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए आर। ठीक हो गया। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है किसी भी रिएक्टेंट के हिसाब से हमारे सिलेबस में। इसके अलावा भी होती हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर्स भी होते हैं, फोर्थ ऑर्डर भी होता है, आगे भी ऑर्डर्स जाते हैं। ठीक है। लेकिन हमने सिलेबस में तीन ऑर्डर्स पढ़ने हैं, एक जीरो ऑर्डर जिसमें रेट इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, एक फर्स्ट ऑर्डर जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और एक सेकेंड ऑर्डर जिसमें हमारे पास रेट जो होता है वो स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है। Yes, sir. इसी तरह इसी रिएक्शन में अगर हम बी को स्टडी करते तो बी की भी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ऐसी है। लेकिन जब बी को आप स्टडी कर रहे होते उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए था ए के साथ? यस। Eight constant. ए को फिर कांस्टेंट रखना चाहिए था। और ए को कांस्टेंट कैसे रखते? लार्ज एक्सेस में ले लेते, बी को चेंज करते रहते। ठीक है ना? तो अब हम जाते हैं इसी रिएक्शन में ए प्लस बी गोज इनटू प्रोडक्ट। हम रेट को स्टडी करना चाह रहे हैं तो अब हम बी को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और जो ए होगा वो इस टाइम पे क्या होगा? कांस्टेंट रखेंगे इसको, ताकि सिर्फ बी का इफेक्ट पता लगे रेट पे। ठीक है। और कांस्टेंट रखने का तरीका क्या है? लार्ज एक्सेस में ले लिया एक्सपेरिमेंटली इसको। ठीक है। एक मजे की बात बाद में भी लिखवाऊंगा, लेकिन रेट सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन हो सकता है, इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। रेट इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की जा सकती है, इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। बाकी जो भी तरीके हैं वो एक्सपेरिमेंटली ही डिराइव हुए हैं, उसके बाद जाके आपने किए। ठीक है। जैसे आपका मैकेनिज्म के थ्रू भी रेट इक्वेशन बनती है, बट मैकेनिज्म कैसे बनता है? पहले रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट कराए जाते हैं, उसके थ्रू फिर मैकेनिज्म बनाया जाता है। ठीक है। तो ग्राफ जो होता है वो कैसे बनता है? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर आपने ग्राफ बनाना वो भी एक्सपेरिमेंटली आप उसको बनाओगे, फिर जाके रेट इक्वेशन निकाल सकोगे। तो रेट सिर्फ और सिर्फ कैसे डिटरमिन हो सकता है? एक्सपेरिमेंटली हो सकता है, उसके अलावा उसका कोई थ्योरेटिकल तरीका नहीं है डायरेक्टली रेट निकालने का या रेट इक्वेशन निकालने का। ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा, तो हमारे पास अगर हम अब बी के रिस्पेक्ट से देखें तो अब हम देखते हैं जी सेकेंड हम लिख लेते हैं पॉसिबिलिटीज
ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, या चलो मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को सीधा सीधा स्क्वायर ब्रैकेट लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है। नहीं। कॉन्सेंट्रेशन का ही होता है ना स्क्वायर ब्रैकेट, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है। ठीक है, तो यस सर। पॉसिबिलिटीज बी के हिसाब से भी तीन ही है। सबसे पहली फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी बी के केस में? यस, के रेट इज इंडिपेंडेंट बी। ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी यही है कि हो सकता है इस रिएक्शन में बी ऐसा रिएक्टेंट हो जिसको चेंज करने से रेट पे कोई इफेक्ट ना आता। ठीक है, तो मैं जी। इसको किस तरह लिख सकता हूँ कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर कितनी, जीरो। तो उसका क्या मतलब होगा कि इस टाइम पे बी का ऑर्डर क्या है? इट्स जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर है। ठीक है, जीरो ऑर्डर का मतलब है कि बी की कॉन्सेंट्रेशन मैटर ही नहीं करती, रेट इंडिपेंडेंट है उससे। तो रेट की इक्वेशन क्या बनेगी? इज इक्वल टू के, बी हट जाएगा वहां से, बी नजर ही नहीं आएगा रेट इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारे पास ये रेट इक्वेशन आ गई, एंड जो हमारे पास बी इसमें नजर नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है कि बी की पावर कितनी थी? जीरो, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन था विद रिस्पेक्ट टू बी, या रेट जो था वो इंडिपेंडेंट था विद रिस्पेक्ट टू बी की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी यहां पे भी क्या हो सकती है? सेकेंड पॉसिबिलिटी कैन बी कि आपका जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इससे कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा? इससे फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब है बी से फर्स्ट ऑर्डर बनेगा। तो रेट इक्वेशन क्या बनेगी? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर कितनी रखनी चाहिए कि बी रहे यहाँ पे? वन रखनी चाहिए। तो रेट इक्वेशन क्या बनेगी? रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, एंड बी की पावर वन। ऐसी है। अब यहां से बताओ कि बी का ऑर्डर कितना चल रहा होगा इस टाइम पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? ये फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर होगा। और फर्स्ट ऑर्डर वाले रिएक्टेंट रेट इक्वेशन में नजर आ रहे हैं, जीरो ऑर्डर वाला नहीं नजर आया था जब रेट इक्वेशन बनाई थी प्रोपोर्शनैलिटी से। ठीक है जी। ना? इसका मतलब है कि रेट डिपेंड करता है, जितना बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ही रेट बढ़ जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है जितना डिक्रीज करोगे उतना ही रेट डिक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है। और थर्ड पॉसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी? थर्ड पॉसिबिलिटी है कि अब रेट जो हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टू द स्क्वायर स्क्वायर ऑफ। ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये थर्ड पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास रेट इक्वेशन क्या बननी चाहिए? रेट पहले तो प्रोपोर्शनैलिटी बी का स्क्वायर होना चाहिए ना कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, जी। तो रेट इक्वेशन क्या बनेगी? रेट इज इक्वल टू के, बी की पावर टू। टू। अब मुझे बताओ, ऑर्डर जब स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, रेट आपके किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस टाइम पे कितना होता है उस रिएक्टेंट के हिसाब सेकंड से? ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक हो गई इतनी बात? तो ये थर्ड हमारी पॉसिबिलिटी थी। अब आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी एक रिएक्टेंट को स्टडी कर रहे होते हैं तो दूसरा रिएक्टेंट क्या रखना पड़ता है उस टाइम पे? कांस्टेंट। यस। तो हम इधर अपने पास एक नोट लिख लेते हैं कि वेन एवर वी आर स्टडिंग वन रिएक्टेंट, effect of concentration on the rate of reaction, we have to do what? We have to keep all the other reactants constant. And experimentally constant कैसे रखते हैं? Take them इन in एक्सेस। large excess। ठीक है, एक लार्ज एक्सेस में उनको क्या कर लो, अपने पास ले लो, तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। आर वी क्लियर? यस सर। अब हम आते हैं
अपने पास कि रेट इक्वेशन बनती किस तरह है। तो उसके लिए ना एक एफएक्यू करते हैं। जब हम आते हैं जरा रेट इक्वेशन बनाने के फॉर कंप्लीट रिएक्शन। अच्छा, किसी भी रिएक्शन के लिए ना रेट इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो रेट इक्वेशन बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए बी प्लस सी गोज इनटू पी, और मैंने इसकी रेट इक्वेशन बनानी है। रिमेंबर, रेट इक्वेशन में सिर्फ किसको मेंशन किया जाता है, रिएक्टेंट्स को मेंशन किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स को नहीं मेंशन करते वहां, सिर्फ रिएक्टेंट्स वाली साइड में जो रिएक्टेंट्स आपके पास हैं उनको मेंशन किया जाता है। लेकिन याद रखना है कि इनका जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उस हिसाब से रेट इक्वेशन डिटरमिन होगी। बट जनरल फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन क्या होगी, तो रेट इक्वेशन होगी हमारे पास इज इक्वल टू के, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगा रहा, ए जो भी इसकी ऑर्डर बनती है वो ऊपर लिखेंगे, इनटू बी जो भी इसकी ऑर्डर बनती है वो पावर में लिखेंगे, और इधर सी जो भी इसकी ऑर्डर बनती है वो इधर पावर में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब एक सवाल है, अगर एन की पावर इज इक्वल टू जीरो हो जाए, एन की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी किसी की पावर जीरो हो जाए, तो याद रखना है दैट रिएक्टेंट is mentioned or not mentioned in the final rate equation। अगर ऑर्डर जीरो हो तो It's not. इट्स नॉट मेंशनड, क्योंकि वो खत्म हो जाता है ना, वन बन जाता है, तो वो नजर ही नहीं आता रेट, फाइनल रेट इक्वेशन J. इन द फाइनल रेट इक्वेशन। ठीक हो गया। तो अब इसी चीज से रिलेटेड एक एफएक्यू करते हैं। तो एफएक्यू में आपसे वो बोलता है, वो आपसे कहता है जी कि राइट द रेट इक्वेशन व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट द रेट इक्वेशन when the order of reaction, when the order of reaction with respect to A, concentration of A is 2, concentration of B is 1। ठीक है, तो कहते हैं जी राइट द रेट इक्वेशन। अब इसका मतलब हमारे पास एक रिएक्शन है, A प्लस बी गोज इनटू फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट। ठीक है, और हमने इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने रेट इक्वेशन बनानी है, तो हम देखेंगे यार रेट उसके कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसा ताल्लुक है हर रिएक्टेंट का। ठीक है, तो अगर वो बोलता है राइट द रेट इक्वेशन व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, तो इसका क्या मतलब है, इसका इसका क्या मतलब है कि रेट इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर कितना, 2. 2 के। ऐसी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब है ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 है रेट की प्रोपोर्शनैलिटी में। ऐसी है, बी की क्या बननी चाहिए प्रोपोर्शनैलिटी के, रेट 1. जो है वो बी की पावर की कॉन्सेंट्रेशन की पावर के 1 के क्या है, प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। अब हम क्या कर सकते हैं, रेट इक्वेशन बना सकते हैं। इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को जब कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक दफा रेट आएगा और प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, जो राइट साइड में है उनको सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का स्क्वायर एंड बी की पावर 1। तो ये मेरी प्रोपोर्शनैलिटी बन गई। अब यहां से मैं रेट इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कि मैं क्या करूंगा, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, रेट कांस्टेंट आएगा, तो रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 2 नजर आनी चाहिए रेट इक्वेशन में, यस आनी चाहिए। क्या बी की पावर 1 भी नजर आनी चाहिए रेट इक्वेशन में, J बिल्कुल आनी आने चाहिए। चाहिए. ठीक है, अगर इनमें से कोई भी जीरो ऑर्डर होता तो वो यहाँ पे ना आता फिर, तो ये हमारी फाइनल रेट इक्वेशन बन जाती। ठीक है, इजी। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लो। वो कहते हैं जी राइट द रेट इक्वेशन, राइट द रेट इक्वेशन Sir, एक सवाल है. व्हेन द ऑर्डर जी, हमेशा ये नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे. नहीं रिवर्सिबल के लिए भी हो सकते हैं। तो चलो कि रिवर्सिबल रेट के लिए फाइंड फिर किया जा कैसे सकता पता चलेगा? है, फॉरवर्ड के लिए देखते हैं सिर्फ। ओके. ठीक है, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए देखते हैं।
बैकवर्ड के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए करते हैं सिर्फ। अच्छा, तो आगे ओके। हमारे पास आ गया, राइट द रेट इक्वेशन व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A is 0 and with respect to B is 2। अब रेट इक्वेशन क्या बननी चाहिए, तो पहले प्रोपोर्शनैलिटीज लिखो। अगर ए का ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इज 0, तो उसका क्या मतलब है, रेट और उसका क्या ताल्लुक है आपस में, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0। 0, एक ऑर्डर 0 है क्योंकि। और दूसरा बी के साथ क्या प्रोपोर्शनैलिटी बनती है, बी की पावर 10। 2, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, जो भी यस सर। बी का इंक्रीज होगा उसके स्क्वायर टाइम्स रेट में इंक्रीज आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से रेट इक्वेशन यस बनाई सर। जा सकती है, तो पहले मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखता हूँ, क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू, सॉरी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0 एंड बी की पावर 2। अब जब रेट इक्वेशन लिख रहा हूँ तो फाइनल रेट इक्वेशन में क्या ये ए नजर आना चाहिए, नहीं। ए की पावर 0 है तो वो तो खत्म हो जाएगा, तो इज इक्वल टू के, ए की पावर 0 1 बन जाएगा और बी की पावर 2 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो इस टाइम पे रेट इक्वेशन देख रहे हो क्या बन रही है। जी। तो मुझे बता सकते हो कि ये वाला जो रिएक्शन है इसमें क्या रेट अफेक्ट होता है ए की कॉन्सेंट्रेशन से? नो सर। नहीं होता, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है, 0। क्लियर होगी थी बात। यस सर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी रेट इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इधर अपने पास दोबारा नोट लिख लेते हैं कि डू नॉट मेंशन जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट इन द रेट इक्वेशन और इन द फाइनल रेट इक्वेशन। ठीक होगी बात इतनी। अच्छा, अब हम आते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बेसिकली क्या बताता है, ताल्लुक बताता है कि रेट और जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी रिएक्टेंट की उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ऐसी है। अगर ऑर्डर 0 इसका जी। मतलब है कि रेट जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ऑर्डर 1 हो तो इसका मतलब होता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑर्डर 2 हो तो इसका मतलब है रेट क्या है, स्क्वायर टाइम्स के प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, ऐसी है। तो हम आने यस सर। लगे अब नेक्स्ट बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कि ऑर्डर है क्या। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम इसको कहते हैं इट इज द पावर या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट समझते हो ना, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग का यस चैप्टर सर। आपने शायद पढ़ा हो। एक्सपोनेंट किसको जी। कहते हैं, पावर को ही कहते हैं। ठीक है, तो इट इज द पावर या एक्सपोनेंट रिटन ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं, मेंशनड इन द यस सर। रेट इक्वेशन। ठीक है, जो रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट्स है ना उनकी कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर लगाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, रेट, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर होगी बात। यस सर। अच्छा, इसके अलावा ना एक और चीज भी होती है जिसको हम कहते हैं, अभी तक तो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सिंगल रिएक्टेंट्स देखा था ना, जैसे हम जब अपने केसेस कर रहे थे। यहाँ पे अगर इंडिविजुअली ए के हिसाब से देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इस केस में, 2 है। अगर यहाँ पे ए के हिसाब से सिर्फ देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है। इसी तरह यहाँ पे देखा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या बन रहा था, 0 0। बन रहा था। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू बी क्या बन रहा था, 1 बन रहा था। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स के हिसाब से तो ऑर्डर हमें पता लग गया, वो उसकी क्या होती है, उसकी पावर होती है, जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर लगाते हैं रेट इक्वेशन में, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी इंडिविजुअली अगर देखें तो ए का ऑर्डर कितना है, विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन रहा है, सेकंड। 2 बन रहा है। सेकंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर बन रहा है। बी के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर बन रहा है, फर्स्ट ऐसे ऑर्डर। इस इक्वेशन में ए के हिसाब से 0 ऑर्डर है, बी के हिसाब से 0। सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, अगर इंडिविजुअली देखें। बट एक और चीज होती है, उसको कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये बड़ी एक सिंपल सी चीज है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना क्या करता है, वो कंबाइंड
ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कंसिडर करता है, वो सिर्फ इंडिविजुअल रिएक्टेंट का नहीं कंसिडर करता, वो सारे रिएक्टेंट्स का मिला के टोटल ओवरऑल ऑर्डर कितना बन रहा है रिएक्शन के लिए वो कंसिडर करता है। और यहीं पे वो वाली बात आएगी कि हम सिर्फ फर्स्ट सेकंड और जीरो ऑर्डर पढ़ते हैं, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर्स में आप देखोगे कि इससे ज्यादा ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है ओवरऑल ऑर्डर में, हम इसको सिंपली अगर डिफाइन करें तो हम कहते हैं जी इट इज द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ reactants in the rate equation, in the rate equation। तो सिंपली इसको जरा एक एफएक्यू से करते हैं, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो हम कहते हैं जी फाइंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और पहला पार्ट में आपसे कहता हूँ जी रेट इक्वेशन है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर वन, यानी ए का फर्स्ट ऑर्डर है, बी का फर्स्ट ऑर्डर है, सी का भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो मुझे बता सकते हो कि ओवरऑल ऑर्डर कितना बनेगा? First order. ना ना, ओवरऑल ऑर्डर इज द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स। सम, सम क्या होता है? एडिशन करनी है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना Addition. बनेगा? ओवरऑल ऑर्डर कितना है? तो ए का ऑर्डर प्लस बी का ऑर्डर प्लस सी का ऑर्डर कितना बन गया? थ्री बन Sir, गया। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ third रिएक्टेंट order में तो कुछ थ्री था है ही नहीं। जी। हमने थर्ड ऑर्डर नाम की चीज तो कोई पढ़ी नहीं है। तो नहीं पढ़ी ना, यही तो बोल रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, बट ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है? ओवरऑल ऑर्डर होता है जब सम ऑफ सारों के ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? वो थ्री आ रहा है। थर्ड ऑर्डर। हाँ, थ्री बन रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, इसी जी। तरह वो आपसे कहता है जी एक और रेट इक्वेशन है, ये ए पार्ट था, चलो कह लेते हैं। बी पार्ट में कहता है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर टू, बी की पावर वन एंड सी की पावर जीरो, जिसको लिखना नहीं चाहिए यहाँ पे लेकिन फिर भी। ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या बनेगा? थ्री। इसका कितना बनेगा? थ्री बनेगा। अगेन थ्री। ओवरऑल ऑर्डर टू प्लस वन करेंगे, थ्री आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है, तो वो कहता है आपसे सी पार्ट में कि रेट इक्वेशन इज इक्वल टू के ए की पावर टू, बी की पावर टू, सी की पावर टू एंड एक और रिएक्टेंट है डी, उसकी पावर वन। अब बताओ क्या बनना चाहिए ओवरऑल ऑर्डर? सेवन। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बन जाएगा? टू प्लस टू सेवन। फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सो टू प्लस वन कितना बन गया? सेवन बन गया। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेवन होगा इस केस। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर निकालना आना चाहिए, बाकी आपसे वो कोई इतना खास ओवरऑल ऑर्डर से रिलेटेड बात नहीं पूछता, आपको वो रिस्ट्रिक्टेड रखता है टिल इंडिविजुअल ऑर्डर्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, यस अब सर। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो बता देता था। ठीक है, जब वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देता था तो हम इक्वेशन लिखने के काबिल थे, ऐसी है। अगर वो इक्वेशन बता दे तो फिर क्या हम राइट द रेट इक्वेशन? चलो एक और सवाल करते हैं, छोड़ो उस बात। ओवरऑल ऑर्डर समझ आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी समझ आ गया। यस सर। अब अगला काम है, वो कहता है राइट द रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स, फॉलोइंग रिएक्टेंट्स। और उसने कहा है जी कि जो रिएक्शन है ना वो ए प्लस बी प्लस सी गोज इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, और आपने इसकी रेट इक्वेशन लिख के देनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसने बता दिया कि ए का टू है, इसका वन है और इसका जीरो है। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जी। तो मुझे बताओ जरा रेट इक्वेशन क्या बननी चाहिए? पहले तो प्रोपोर्शनैलिटीज बनाते होते। अच्छा, अगर ए का ऑर्डर टू आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि रेट इज ए की डायरेक्टली पावर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर स्क्वायर। कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह अगर बी का ऑर्डर वन आ रहा है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर वन। एंड वन। सी का ऑर्डर अगर जीरो आ रहा है तो नहीं डायरेक्टली लिखना। प्रोपोर्शनल टू सी के ऑर्डर की पावर जीरो। जी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो। अब इन सारों को मैं क्या कर सकता हूँ? कंबाइन कर सकता हूँ, तो एक दफा रेट लिख लूंगा, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डालूंगा किसके? ए के स्क्वायर के, बी की पावर वन के, ऐसी है। जी। और इसके अलावा सी की पावर जीरो के, ये लिखो ना लिखो मैटर नहीं करता, फाइनल रेट इक्वेशन में नहीं होना चाहिए।
ठीक है, यस ये सर। अभी रेट प्रोपोर्शनैलिटी बनाई है ना, रेट इक्वेशन में नहीं होना चाहिए इसको। तो जब मैं इसको रेट इक्वेशन में चेंज करूंगा, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर कितनी आनी चाहिए 2, बी की पावर कितनी आनी चाहिए 1, और सी को नहीं लिखना है। ये हमारी फाइनल रेट इक्वेशन है। तो ये हमारी रेट इक्वेशन बन गई। यस और सर। हमें पता है कि इंडिविजुअल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और बी कितना है, ए का सेकंड ऑर्डर है, बी का फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसी है। जी। आगे वो कह देता है फाइंड ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बनेगा, 3। तो 2 + 1 जो कि कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा इस रेट इक्वेशन की। क्लियर होगी थी बात। यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। बहुत मुश्किल सवाल अभी नहीं कराऊंगा, थोड़ा आपको समझ आए कि हम क्या करने लगे। ठीक है, तो जी। एक और एफएक्यू देते हैं। कहता है जी कि एफएक्यू में आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें A + B जो है वो प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, उसने ना आपको एक टेबल दे दिया है कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, चलो पहला केस लिख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और रेट के बीच में ना एक इफेक्ट देखने के लिए रेशो बनाई। उसने कहा जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को 2 टाइम्स किया ना, तो जो रेट है वो 4 टाइम्स हो गया। इसी तरह दूसरा उसने आपको दिया, वो कहता है जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, जो रिएक्टेंट था, उसका रेट के साथ एक रेशो बनाई, तो मैंने देखा कि जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को 6 टाइम्स कर दिया, तो रेट जो था वो 36 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी निकाल सकता हूँ दोनों के बीच में कि कैसा रिलेशनशिप बन रहा है दोनों का। यस सर। तो फर्स्ट ए के केस में रेट को अगर देखें, तो रेट में कैसा इंक्रीज आया है। तो अगर हम, जी, तो अगर हम रेट रेट का रिलेशनशिप विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए देखें तो वो क्या बन रहा है। तो हम अगर देखें, हमने जो भी, मैं पहले जरा प्रोपोर्शनैलिटी लिख लूं और फिर देखता हूँ ए का ऑर्डर क्या लगाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो जरा कि रेट को मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज किया। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, ठीक है, तो उस टाइम पे रेट को भी कितना इंक्रीज होना चाहिए था, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। लेकिन रेट तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या मतलब जी। होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज कब आएगा, जब इसको मैं 2 टाइम्स इंक्रीज करूं और इसका ऑर्डर क्या हो 2, सेकंड ऑर्डर। या सेकेंड ऑर्डर, तो वो स्क्वायर होके इसके अंदर इंक्रीज कितना देगा, 4 टाइम्स के। 4। ऐसी है। तो यहां से मुझे पता लगता है कि यार जो भी आपने ए की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लाया, उसके स्क्वायर टाइम्स ऑफ इंक्रीज आया है किसमें, रेट में इंक्रीज आया है। तो अब मुझे पता लग गया ऑर्डर कितना होना चाहिए यहाँ पे, ये तो 2 है, जी। ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। बी को देखो, बी को मैंने 6 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की, रेट 36 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो ये भी क्या बनता है, 6 टाइम्स का ये भी सेकंड ऑर्डर ही है। स्क्वायर बनता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आपके पास रेट इक्वेशन, रेट प्रोपोर्शनैलिटी क्या है विद बी, तो बी का भी सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रेट। ठीक हो गया। अब मेरे पास दोनों के ऑर्डर्स आ गए, अब मैं क्या इसकी रेट इक्वेशन लिख सकता हूँ, यस सर। बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो रेट इक्वेशन लिखेंगे तो रेट आपके पास बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। इनमें से ऐसा कोई रिएक्टेंट है जिसको मुझे रेट इक्वेशन में नहीं मेंशन करना चाहिए, नहीं। ऐसा नहीं है ना कोई भी, जीरो ऑर्डर कोई भी नहीं है इनमें से, तो ये दोनों आएंगे। तो रेट इज इक्वल टू, फाइनल रेट इक्वेशन क्या बनेगी, के, ए की पावर 2 एंड बी का ऑर्डर कितना 2। और इसकी इक्वेशन में से ओवरऑल ऑर्डर निकाल लो, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना बनेगा, 2 + 2 जो कि कितना बनेगा, 4 बनेगा। क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें लिखने लगे हैं जो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने इनको याद रखना है। सबसे पहली बात यह है कि मुझे बताओ, रेट इक्वेशन हो या रेट ऑफ रिएक्शन हो, सिर्फ और सिर्फ किस तरह डिटरमिन किया जा सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट इक्वेशन कैन ओनली बी डिटरमिन्ड इस तरह, एक्सपेरिमेंटली। यस, एक्सपेरिमेंटिंग। ठीक है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपको ये रिलेशनशिप्स देखने पड़ेंगे, फिर प्रोपोर्शनैलिटीज बनाएंगे, ऑर्डर्स देखेंगे, और फिर रेट इक्वेशन बनेगी।
ठीक है, तो ये डाटा उसने खुद से नहीं दिया, उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उसे पता लगा होगा ना। ठीक यस है, सर। उसने जब एक ही कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट में 2 टाइम्स की और फिर उसने देखा रेट कितना हो गया, तो रेट उसको 4 टाइम्स मिला, उसको तब पता लगा कि अच्छा, तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए वुड बी 2। ठीक है, इसी तरह बी के साथ भी उसने यही किया, कॉन्सेंट्रेशन 6 दफा इंक्रीज कर दी और जो रेट था वो 36 टाइम्स हो गया, तो उसे पता लगा अच्छा, इसका मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, बी के हिसाब से वो सेकंड है। क्लियर होगी थी बात। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रेट कांस्टेंट तमाम कांस्टेंट्स की तरह इज ओनली डिपेंडेंट किस चीज पे, ऑन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट को सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है ना, तो एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, और हर रिएक्शन का एक अपना रेट कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गई यस थी सर। बात। जी। अच्छा जी, अब ना आपके पास 3 तरीके हैं जो आपने ना दिमाग में रखने हैं, जो आपसे वो करवाएगा, जिससे वो रेट इक्वेशन बेसिकली फाइंड आउट कराएगा। बाकी थ्योरी जो एएस वाली है वो सारी इधर इंक्लूडेड है। जी। सो 3 टाइप्स या 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेट इक्वेशन। याद रहे ये सारे एक्सपेरिमेंटल है, कोई भी ऐसा नहीं है जो थ्योरेटिकली निकाल दो। ठीक है, जी सर। जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है ये वो वाले। सबसे पहला होगा कि आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक डाटा टेबल बनाया, एक्सपेरिमेंट डाटा टेबल बिटवीन concentration of reactants and the rate of reaction। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा टेबल वैल्यूज रिकॉर्ड करके आपको दे देगा कि यार मैंने एक एक्सपेरिमेंट 1 किया, उसमें मैंने इसको इतना रखा, दूसरे रिएक्टेंट को इतना रखा और रेट इतना था। फिर एक्सपेरिमेंट 2 में मैंने एक रिएक्टेंट को इतने टाइम्स इंक्रीज करके इतनी वैल्यू कर दी, दूसरे को इतना इंक्रीज किया, फिर रेट इतना था। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में मैंने एक को बिल्कुल चेंज नहीं किया, दूसरे वाले को मैंने और बढ़ा दिया, फिर रेट इतना था। तो उसमें ना बेसिकली उन डाटा वैल्यूज को यूज करते हुए जो एक्सपेरिमेंटली रिकॉर्ड हुई थी, वहां से हम रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका एक्सपेरिमेंटल डाटा टेबल है। ठीक यस है, सर। जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट के बीच में होगा। सेकंड तरीका जो आपके पास वो इस्तेमाल करता है, वो सेकंड मेथड होगा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसको हम करेंगे बिल्कुल एंड पे, जब मैं आपको एक ग्राफ्स बनवाने, इनकी स्केचेस बताऊंगा। जब स्केचेस समझ आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम ग्राफ की तरफ जाएंगे। बट कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ भी आप कैसे प्लॉट करोगे, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, टाइम हर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद जब आप देखोगे अच्छा अब कितनी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, अब रिएक्टेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, तो आप एक कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एक सर्टन तरीके से डिक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू वट एवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द रिएक्टेंट वॉज फॉलोइंग। ठीक है ना, तो उस हिसाब से उन ग्राफ्स की ना डिफरेंट, और जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ अलग है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग है, तो वहां से आइडेंटिफाई होता है उस ग्राफ की स्केच से कि फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर इसी कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ को यूज करते हुए टू प्लॉट दूसरा ग्राफ कौन सा था यार, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ था और एक मेरे ख्याल है वेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ था, मेरा ख्याल है। मैं लेट मी जस्ट कंफर्म, यस। और एक टू प्लॉट अ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ। अगेन स्केचेस जब सीख लोगे तो आपको क्लियरली पता होगा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनना चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख लेते हैं। क्लियर, सेकंड मेथड भी पता लग गया।
तो ये भी एक्सपेरिमेंटली बस ग्राफ सर। प्लॉट किया जाएगा, और फिर उससे सारी कैलकुलेशंस वगैरह और देखी जाएगी इसमें। ठीक है ना। अच्छा, थर्ड मेथड क्या इस्तेमाल होता है, तो थर्ड मेथड होता है, वो भी एक्सपेरिमेंटली ही बनाया जाता है। ठीक है, वो भी विदाउट एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, बट एक तरीका है जिससे वो आपसे रेट इक्वेशन लिखवा सकता है, वो है जी रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू भी आप रेट इक्वेशन लिख सकते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका स्लो स्टेप। स्लो स्टेप पे जाते होते हैं, उसके रिएक्टेंट्स देखते हैं, जो भी स्लो स्टेप के रिएक्टेंट्स होते हैं, वो बेसिकली अगर आप उस स्लो स्टेप को तेज कर दो किसी तरीके से, तो ओवरऑल पूरे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। ठीक है ना। तो हमेशा स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म पे हम जाते होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों मेथड्स को करेंगे, लेकिन सबसे पहले ना हमने अपना हाथ बिठाना है किस मेथड पे, मेथड नंबर 1 पे, जिसमें डाटा टेबल में सारा इंफॉर्मेशन दिया होता है, और उधर से डिराइव करके आपने चीजें निकालनी होती हैं भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले एक एफएक्यू लिखता हूँ। तो हमारा इधर हम हेडिंग लगा लेते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल डाटा टेबल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डाटा टेबल वाले सवाल क्या क्या हैं उनको देखते हैं। तो एफएक्यू उसने आपको दिया एक, ये हमारा एफएक्यू नंबर 1 बनता है। उसमें उसने आपको डाटा टेबल में ना एक तो बता दिया कि रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, फिर उसने आपको बता दिया कि कॉन्सेंट्रेशन और यूनिट भी बता दिया, कि जो भी चेंज किया मैंने कॉन्सेंट्रेशन में, मोल पर डीएम क्यूब में। ठीक है, और जो भी उसने आपके पास चेंज इन रेट जो है उसको नजर आया, वो भी उसने रिकॉर्ड किया, लेकिन वो उसने रिकॉर्ड किया इन मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। तो रेट का यूनिट देख रहे हो क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये 3 हेडिंग्स है आपके डाटा टेबल में। अब हम जरा डाटा टेबल बनाने की तरफ जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसको यूज किस तरह करेंगे। तो हमारे रिएक्शन में ना 3 रिएक्टेंट्स थे, ए था, बी था, और सी था। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ना उसने ए को क्या कर दिया, टाइम्स 2 इंक्रीज किया, और जो रेट था ना वो टाइम्स 4 इंक्रीज हो गया। इसी तरह जब ए को स्टडी कर रहे थे, तो बी और सी को क्या रखा होगा एक्सपेरिमेंट 1 में। यस, जब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कर रहे थे उसमें ए को चेंज कर रहे थे, ए को स्टडी कर रहे थे, तो बी और सी को क्या रखा होगा एक्सपेरिमेंट 1 में, कांस्टेंट। कांस्टेंट रखा होगा। इसी तरह एक्सपेरिमेंट 2 में बी को चेंज कर रहे हैं, तो ए और सी को क्या रखा होगा उसने, कांस्टेंट। तो वो कहता है मैंने इसको जब टाइम 6 किया ना, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। इसी तरह सी को जब स्टडी कर रहा था, तो ए और बी को कांस्टेंट रखा होगा। तो वो कहते हैं जब मैंने इसको टाइम्स 3 किया, तो मेरे पास जो रेट था वो भी टाइम्स 3 हो गया। क्लियर है इतनी बात। यस सर। सबसे ए पार्ट में आपसे कहता है कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, बी एंड सी। तो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने लगा हूं। तो मुझे बताओ जरा, हमें ऑर्डर निकालने के लिए यही ताल्लुक पता होना चाहिए ना, कंसंट्रेशन के बीच में और रेट के बीच में। जी। ऐसी है। तो मैं जरा आता हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगा जी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब मुझे पता है कि जब मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच में रेशियो बनाऊं, जब मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी की, टाइम्स 2, तो रेट कितना हो गया, टाइम्स 4। तो ये कैसा रिलेशनशिप नजर आ रहा है आपको। यस, सर ये डबल बढ़ है। डबल नहीं हो रहा, स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। यस। ऐसी है। तो हमें पता लग गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
विद रिस्पेक्ट टू ए इज व्हाट? स्क्वायर। टू, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, जी। तो मैं इसकी प्रोपोर्शनैलिटी लिख सकता हूँ अब। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर टू, यानी सेकेंड ऑर्डर। इसी तरह मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी भी निकाल सकता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी की कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले बी की कॉन्सेंट्रेशन ले लूंगा और रेशो बनाऊंगा रेट के साथ। हाँ जी। तो हमने देखा कि बी को जब आपने 6 टाइम्स किया, ऑर्डर को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी है, तो ये 0 होगा। कोई चेंज नहीं आया। तो हमारे पास बी को हमने 6 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो सॉरी रेट में कोई भी इफेक्ट नहीं आया, कोई चेंज नहीं है रेट में, जीरो चेंज है रेट में। इसका क्या मतलब है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यानी रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के बीच में क्या ताल्लुक है? ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर जीरो है, जीरो ऑर्डर है बी। ऐसे है क्योंकि वो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा, ऑल्दो आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज की है। क्लियर होगी थी बात? अच्छा, फिर सी के हिसाब से निकालते हैं। तो थर्ड में ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। हाँ जी, तो सी की कॉन्सेंट्रेशन रेशो रेट, सी को हमने कितने टाइम्स इंक्रीज किया? 3 टाइम्स। कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स जब चेंज किया, रेट में भी 3 टाइम्स का ही चेंज आया है। जितना सी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई उतना ही रेट में चेंज आया था। इसका क्या मतलब है? दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। फर्स्ट ऑर्डर होगा। यस, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कब होती है? जब ऑर्डर क्या होता है? वन हो। ठीक है, अब हमें सारों के क्या मिल गए? प्रोपोर्शनैलिटीज मिल गए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट, इधर लिख लेते हैं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज जीरो, और यहां लिख लेते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी इज वन। ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? सेकंड पार्ट में वो आपसे बोलता है, सारे को ऑर्डर निकाल लिए मैंने, अब वो आपसे पार्ट बी में बोलता है, कहता है जी राइट डाउन द रेट इक्वेशन। ठीक है, राइट डाउन द रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन अब लिख सकता हूं मैं। यस सर। तो मैं लिखता हूं रेट इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, के रेट कांस्टेंट आएगा, और कौन कौन आएगा इसमें? ए मेंशन करेंगे इसमें? जी। बिल्कुल करेंगे, ए का ऑर्डर टू है। अच्छा, क्या इसमें बी मेंशन करेंगे? नहीं। बी को मेंशन नहीं करना, ऑर्डर जीरो हो तो उसको रेट इक्वेशन में मेंशन नहीं करते। सी को मेंशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सी की पावर वन। ठीक है, तो ये हमारी रेट इक्वेशन आ गई। अगले ही पार्ट में वो आपसे कहता है फाइंड द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के निकालने हैं, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ के का यूनिट निकालना है। के को सब्जेक्ट बना लेंगे, बाद में देखते हैं इसको। पहले मुझे बताओ कि क्या हमारे पास रेट का यूनिट है? बिल्कुल है, टेबल में देखा करो हमेशा, टेबल में दिया हो तो। मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ऐसी है। तो मैं जाता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ, ये बनता है जी हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ऐसी है। के यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे, नीचे क्या क्या आता है आपके पास जी? नीचे भी। दो स्क्वायर ब्रैकेट और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसी है। यस सर। उधर से डिवाइड करेंगे ना, के को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर यूनिट पता लगेगा उसका। अच्छा, मोल पर डीएम क्यूब को सब्स्टिट्यूट कर दूं स्क्वायर ब्रैकेट की यस सर। जगह? जी। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट इससे कट गया, पीछे यूनिट क्या बच गया? ऊपर बच गया पर सेकंड, नीचे आता है मोल स्क्वायर डीएम माइनस कितना? 6, ऐसी है। जी। अच्छा, फाइनल यूनिट क्या होता है जब सारे यूनिट्स ऊपर ले जाते हैं? तो हमारा फाइनल यूनिट क्या बनेगा? मोल -2 DM6, और साथ क्या आएगा? पर सेकंड इज इक्वल टू के।
ठीक हो गया। इस तरह करना है, इस तरह कर लो, अगर सारे यूनिट्स लिख के करना है उस तरह कर लो। तो हमारे पास बनेगा कि सब्जेक्ट जब बना दिया तो रेट से डिवाइड करना है बाकियों की कॉन्सेंट्रेशन को। तो रेट ऊपर आएगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 और सी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, यूनिट्स रिप्लेस कर दो। रेट का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। नीचे आता है आपके पास एक सी का ब्रैकेट है जो कि मोल पर डीएम क्यूब है, और दो ए के ब्रैकेट्स हैं जो कि बनते हैं मोल स्क्वायर DM-6 इंटू मोल स्क्वायर DM-6। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या क्या कटिंग होती है, ये मोल पर डीएम क्यूब मोल पर डीएम क्यूब से कट जाएगा, पीछे यूनिट क्या जी। बच जाता है हमारे पास, K = पर सेकेंड, एंड नीचे रह जाता है मोल स्क्वायर DM-6, और जब ऊपर मूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, K = मोल-2, DM हो जाएगा +6 और पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। बस जरा आसान मुझे इस तरह लगता है कि जब स्क्वायर ब्रैकेट मोल पर डीएम क्यूब को रिप्रेजेंट करता है, तो जहां जहां मोल पर डीएम क्यूब है उसको स्क्वायर ब्रैकेट ही रहने दो, उनको आपस में यस। काट लो और फाइनल यूनिट निकाल लो। ठीक है। जी। तो आपको रेट कांस्टेंट के यूनिट्स भी निकालने आने चाहिए। अब एक और यस। सवाल हम इससे रिलेटेड करते हैं। तो FAQ नंबर 2 कहता है जी, आपके पास उसने अब आपको एक्सपेरिमेंट्स दे दिए। एक्सपेरिमेंट नंबर उसमें है 1, 2, 3, 4, 4 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसने। ठीक है। और उसमें उसने सारों की कॉन्सेंट्रेशंस बताई हैं, हर रिएक्टेंट की मैंने कितनी इस्तेमाल की हैं। इधर आपको उसने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दे दिया है इन मोल पर डीएम क्यूब, यूनिट है। और आगे उसने आपको दे दिया है रेट। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। ये यूनिट है रेट का। ना मिल रहा हो हमेशा टेबल में जाके ढूंढा करो। चलो इसको मैं अभी आपके लिए, ताकि आपको पता हो टेबल में देखना है, पर मिनट कर देता हूँ। पर मिनट। ठीक है। अच्छा, अब डाटा क्या दिया है उसने आपको, बोला जी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, B और C, ये 3 रिएक्टेंट्स हैं हमारे। ठीक है। और इनके भी अपने अपने टेबल्स हैं जहाँ पे, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट उसने आपको बताया हुआ है कितना इस्तेमाल है। अच्छा। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में वो कहता है, आई नीड टू कीप दिस एम्प्टी। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में वो कहता है मैंने ए को 0.1 मोल पर डीएम क्यूब लिया है, बी भी मैंने 0.1 मोल पर डीएम क्यूब लिया है, सी भी मैंने 0.1 मोल पर डीएम क्यूब लिया है। अब उसने कॉन्सेंट्रेशन के चेंजेस नहीं, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन बताई हैं जो एक्सपेरिमेंट्स में ली गई थी। उसने बोला एक्सपेरिमेंट 1 में जो रेट था ना वो 2 × 10⁻⁻⁴ था, मोल पर डीएम क्यूब पर मिनट। ठीक है, ऊपर यूनिट है, तो इधर साथ यूनिट नहीं लिख रहा वैल्यूज के। इसी तरह जब उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया, एक्सपेरिमेंट 2 में उसने ए को 0.2 कर दिया, बी को 0.1 रखा, और सी को भी 0.1 रखा। और अब जो रेट हो गया वो था जी 4 × 10⁻⁻⁴। फिर उसने एक्सपेरिमेंट 3 किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में उसने आपके पास ए को 0.2 लिया, बी को 0.2 मोल पर डीएम क्यूब लिया, और सी को 0.1 ही लिया। ठीक हो गया। और जब एक्सपेरिमेंट नंबर 4 किया उसने, जब उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 किया तो उसने ए जो था वो 0.1 लिया, बी भी 0.1 लिया, और सी जो था वो 0.2 ले लिया।
अच्छा, दोनों के मैंने रेट्स लिखे हैं अभी। तो इसमें रेट था 1.6 × 10⁻³ और नीचे वाले में था 2.0 × 10⁻⁴। तो 2 × 10⁻⁻⁴ रेट यहाँ पे था। ओके, सो दिस इज ऑल आवर डाटा जो उसने हमें सवाल में दिया हो। अब आपका काम क्या है कि आपने इस डाटा को देखते हुए रेट इक्वेशन बनानी है। और रेट इक्वेशन कैसे बनती है? जब रिएक्टेंट्स के क्या पता हो। यस। रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन तो पता है ना, रेट इक्वेशन में क्या मेंशन करना होता है? पावर पता होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए, ऐसे ही है। और उसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए सारा डाटा टेबल उसने आपको दिया हो। तो सिंपल यही प्रिंसिपल यूज करेंगे जो इससे पहले कर रहे थे, कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट को दूसरे से कंपेयर करते हुए, और उससे रेट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, यही काम करना है। तो मैं आता हूं जी, वो आपसे पार्ट ए में बोलता है, कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। तो हम सबसे पहले देखो ए के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने किसी ऐसे रिएक्टेंट के लिए निकालना है जिससे डाटा में से उसका ऑर्डर निकालना आसान हो। ठीक है, और इधर निकालने के लिए अब कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो मैं कर लेता हूँ जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मेरा पहला काम है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकालते हैं, चलो। ठीक है, अब मुझे बताना, हमने थोड़ा 3 4 दफा एक बात रिपीट की है। अगर मैं ए के रिस्पेक्ट से ऑर्डर निकालना चाहता हूं तो मैं किसको चेंज करूंगा? यस, किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूंगा मैं? ए की चेंज करूंगा, ऐसे है। जी। और बाकी सबको क्या रखूंगा उस टाइम पे? कांस्टेंट। कांस्टेंट रखूंगा। तो आपने यहाँ मेंशन करना है ऐसे कौन से 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको ये करने पे अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जरा जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार कि ऐसे दो कौन से एक्सपेरिमेंट्स में जिसमें ए चेंज हो रहा हो और बी और सी कांस्टेंट रहे हों। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में आपके पास ए को हम क्या कर रहे हैं? चेंज करें। ए इज चेंजिंग। ठीक है, ए इज चेंजिंग गोइंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 टू एक्सपेरिमेंट 2, बट बी एंड सी क्या रह रहे हैं इस टाइम पे? कांस्टेंट, ऐसे ही है। और यही चाहिए था मुझे। तो मैंने ऐसे कोई 2 एक्सपेरिमेंट्स ढूंढने हैं कि जिसके हिसाब से मैं ऑर्डर निकाल रहा हूँ वो चेंज हो रहा हो और बाकी सारे क्या रहे इस टाइम पे? कांस्टेंट रहे। क्लियर होगी थी बात? तो यस मैं उसे सर। बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए यूजिंग कौन से एक्सपेरिमेंट्स? यूजिंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, क्योंकि इन दोनों में आप ए को चेंज कर रहे हो, ए को आप चेंज कर रहे हो, लेकिन बी और सी क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर हो गई थी बात? यस सर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ऑर्डर निकाल सकता हूँ। मैंने सिंपली क्या करना है, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच में क्या बनाना है? अब एक रेशियो बनाना है। ठीक है, याद रहे, एक नोट रखें हमेशा कि अगर आपने चाहते हैं कि आपका जवाब थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो, ऑलवेज यूज द बिगर वैल्यू ऊपर रेशियो के लिए और स्मॉलर वैल्यू नीचे, ताकि होल नंबर्स में जवाब है आसान हो समझना उसको। ठीक है, ये एक नोट है कि दोनों एक्सपेरिमेंट्स में जो बड़ी वैल्यूज हैं उसको ऊपर रखें और छोटी वैल्यू को नीचे रखें। ठीक है, बट इधर भी ना आप गलती कर सकते हो क्योंकि ज्यादातर लोग इसी तरह करते हैं। तो इससे भी ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या होता है? ये काफी जगहों पे काम कर जाएगा लेकिन कुछ जगहों पे फेल हो जाएगी ये बात। तो सबसे बेस्ट है आप डिसाइड कर लो, क्या मैंने एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यूज को एक्सपेरिमेंट 2 से डिवाइड करना है, या मैंने एक्सपेरिमेंट 2 की वैल्यूज को एक्सपेरिमेंट 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी आ रही है। अप्लाई यही करेंगे कि हमेशा जो एक्सपेरिमेंट जिसमें वैल्यूज बड़ी हैं उनको ऊपर रखेंगे और छोटी वाली को नीचे रखेंगे, ताकि जवाब जो भी आए वो इजी टू अंडरस्टैंड हो।
रिलेशनशिप हम इजीली बना सकें। लेकिन याद रहे, कभी कभी इस तरह होता है कि रेट कम हो रहा होता है एक में और आप गलत वैल्यू ऊपर लिख देते हो। ठीक है, आप बड़ी वैल्यू के चक्कर में एक्सपेरिमेंट 2 की वैल्यू नीचे लिख रहे होगे और 1 की ऊपर लिख रहे होगे गलती से। ऑल्दो आपने जो ऑर्डर डिसाइड किया होगा कि मैंने इस ऑर्डर में डिवाइड करना है, वो दूसरा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा एक दफा चूज कर लेना है कि मैं किस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू किससे डिवाइड करूंगा। हमेशा जिस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू बड़ी है उसको छोटी वाली से डिवाइड कर दूं। ठीक, जी। अब मैं जाता हूं, मैं एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 ले रहा हूं ना। तो मुझे बताओ, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 1 में से किसको किससे डिवाइड कर लें। दोनों तरीके से सेम जवाब आता है। ठीक है, मतलब जवाब का सेम होगा लेकिन वैल्यूज जो आएंगे वो डिफरेंट आएंगी। किसको किससे डिवाइड कर दूं। टू की जीरो पॉइंट वैल्यूज टू को टू की वैल्यूज को एक्सपेरिमेंट 2 की वैल्यूज को 1 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 2 वाली बड़ी है। ठीक है, अब यही ऑर्डर फिर रेट में भी फॉलो करना है। ठीक हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट 2 में कितनी थी कॉन्सेंट्रेशन इसकी, 0.2। एक्सपेरिमेंट 1 में कितनी थी, 0.1। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि एक्सपेरिमेंट 1 से एक्सपेरिमेंट 2 जाते हुए आपने इसको कितने टाइम्स इंक्रीज किया है। ये काम करने के लिए बेसिकली हम चेक कर रहे हैं वो। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा। अच्छा, इसी तरह रेट को भी फिर एक्सपेरिमेंट 2 की वैल्यू को एक्सपेरिमेंट 1 से डिवाइड करेंगे। तो 4 × 10⁻⁴ को डिवाइड करना है 2 × 10⁻⁴ से। तो 4 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁴। अब इस रेशियो का जवाब निकालो तो ये कितना बनता है, ए का आंसर 2 है 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स। एंड बी का आंसर भी 2 है, so it's और basically 1 to 1। बी का आंसर कितना आ रहा है, टाइम्स 2। 2। अब देखो जरा, ए की कॉन्सेंट्रेशन जब आपने एक्सपेरिमेंट 1 से 2 में जाते हुए टाइम्स 2 की है, रेट को क्या हो गया, रेट भी टाइम्स 2 इंक्रीज हुआ है ना। और यस सर। इस टाइम पे हमने बाकी सारे क्या रखे हुए थे कांस्टेंट, तो उनका तो कोई इफेक्ट नहीं है इस टाइम पे। सिर्फ ए के हिसाब से पता लग गया वो रेट को किस तरह अफेक्ट कर रहा है। तो टाइम्स 2 का अगर आपके पास आ रहा है, जितना ए की कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज आया उतना ही रेट में आया, तो मुझे बता सकते हो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना बनेगा। सेकंड ऑर्डर। खुदा की बंदी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है कैसी है। 1। हाँ जी, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए की कॉन्सेंट्रेशन इज फर्स्ट ऑर्डर। जितना आप रेट कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ला रहे हो उतना ही रेट में आ रहा है। तो फिर ऑर्डर क्या बनना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर बनना चाहिए। तो हमारे पास रेट की प्रोपोर्शनैलिटी क्या बनती है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻1। जब A⁻1 होगी तब भी तो इधर 2 टाइम्स जब इंक्रीज करोगे तो 2⁻1 इज 2, 2 टाइम्स रेट में इंक्रीज आएगी। ये बन गई रेट की प्रोपोर्शनैलिटी फॉर ए। ठीक है, इसी के साथ जब टेबल वाला काम हो ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू ए इज फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन भी करना था कैसे। तो आप उसे बताएंगे कि व्हेन concentration of A was made how many times? 2 2 times. times। The rate also increased 2 times, which means rate is directly proportional to concentration of A, जिसकी वजह से हमें पता लगता है ऑर्डर इज 1, और रेट प्रोपोर्शनैलिटी उसको लिख के दिखानी है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपकी उधर नजर आनी चाहिए, 1, 2 और 3। क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, एक और मजे की बात, आपने ये जो कैलकुलेशन की है ये आप साइड पे करेंगे। ठीक है, ये शो नहीं करना। आंसर का पार्ट नहीं है, ये आपकी मदद के लिए है। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली टेबल को देख के बता सकते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली टेबल पे करेंगे, अच्छा ये टाइम्स 2 हुआ, ये कितने टाइम्स हुआ, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं साइड पे जाके ताकि हमारे पास प्रूफ हो। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन साइड पे पेंसिल से करनी है। आपके पास आंसर में सीधी सीधी लाइंस होंगी, पैराग्राफिक आंसर देना है। तो उसमें आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट। ये लिखने के बाद अब आप आगे बताएंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को 2 टाइम्स किया आपने, तो रेट भी कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, जिसका मतलब है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और फिर एंड पे आप उसको ये प्रोपोर्शनैलिटी विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओगे। यस सर। अगला काम, अब हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट पे, जिसमें हम ऑर्डर निकालने लगे हैं।
विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब बी के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट्स यूज करेंगे जिसमें बी चेंज हो रहा हो और ए और और सी ए क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो हम बी के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट्स यूज करने चाहिए, तो जाके ढूंढते हैं। अब बी किस एक्सपेरिमेंट में चेंज हो रहा है, बी 1 और 3 में भी चेंज हो रहा है। जी। ठीक है, B 2 और 3 में भी चेंज हो रहा है। बट हमने तो कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स उठाने हैं जहां पे तो बी सिर्फ चेंज हो, बाकी सारे कांस्टेंट रहे। तो आप देख सकते हो 2 और 3 जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसमें ए भी कांस्टेंट रहेगा, सी भी कांस्टेंट रहेगा, और बी सिर्फ चेंज हो रहा होगा। जी। ठीक है, तो मैं कौन से एक्सपेरिमेंट्स उठाऊंगा फॉर बी, मैं जरा कलर चेंज करता हूँ। बी के लिए आई एम यूजिंग पर्पल। ठीक है, तो मैं एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3 उठा रहा हूँ फॉर बी, जिसमें ए कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट आ रहा है, और सिर्फ बी चेंज हो रहा है। जी। ठीक है, अच्छा इसमें भी अब आप डिसाइड कर लो, 3 की वैल्यूज को 2 से डिवाइड करें या 2 की वैल्यूज को 3 से करें। सिर्फ आप बी को देखें, ए और वो सी तो कांस्टेंट है, उनको भूल जाओ। वैल्यू को 2 से हाँ, करना है। तो 3 की वैल्यूज को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं उसे बता देता हूँ, यूजिंग एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3। ठीक है, तो मैंने अब क्या बनाना है, अपनी हेल्प के लिए साइड पे फाइंड आउट करने के लिए रिलेशनशिप क्या बन रहा है, मैं साइड पे जाऊंगा और क्या करूंगा, एक रेशियो बनाऊंगा। ठीक है, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच में मैं एक रेशियो बनाऊंगा। बी की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 3 में हमने 0.2 यूज की, और एक्सपेरिमेंट 2 में 0.1 यूज की, बड़ी वाली को छोटी से, इसीलिए तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट 3 की वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जी। ताकि बड़ी वैल्यू ऊपर आए। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट 3 की वैल्यूज ऊपर है, तो एक्सपेरिमेंट 3 में हमारे पास ऑर्डर सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 1.6 × 10⁻³ -3, 1.6 × 10⁻³ और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कितना है, 4 × 10⁻⁻4, 4 × 10⁻⁻4। तो आप जरा इसको करो, ये कितना बनेगा। तो ये बनेगा 2। हाँ जी, इसको लिखेंगे टाइम्स 2, ये टू और वो टाइम्स है इंक्रीज टाइम्स हुई, 4। और वो कितना बनेगा, टाइम्स 4। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जब बी की कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स हुई है, रेट 4 टाइम्स, यानी उसके स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हुए। ऐसे रेट 4 टाइम्स हो गया, यानी 2 के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो गया रेट, ऐसे। जी। तो अब मुझे बताओ कि अब हमें क्या यहां से पता लगता है जी, कि ऑर्डर ऑफ ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। सेकंड सेकेंड ऑर्डर। ऑर्डर है, बिल्कुल ऐसी है। तो मैं उसको लिखूंगा कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी की कॉन्सेंट्रेशन इज सेकेंड ऑर्डर, बिकॉज when we increased the concentration of B कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है, the rate increased 4 times, which means what, which means that rate is directly proportional to what, to the square of concentration of B, ऐसे है। यस सर। और फिर मैं उसको प्रोपोर्शनैलिटी लिख के दिखा दूंगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। क्लियर होगी थी बात। जी। एंड आप सी के लिए भी यही काम करेंगे, तो हम आगे लिखते हैं जी, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी, विद रिस्पेक्ट टू सी की कॉन्सेंट्रेशन। अब इसके लिए कौन से 2 एक्सपेरिमेंट्स यूज करने हैं, तो सी कहाँ चेंज हो रहे हैं, जहां पे ए और बी कांस्टेंट रहे। 3 और 4 में देखो, ए बी भी चेंज हो रहे हैं और सी भी चेंज हो रहा है, तो ये तो नहीं उठा सकते। 1 और 4 को देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4। सर इसको हटाएंगे तो देखोगे। यस, एक्सपेरिमेंट 1 और यस। एक्सपेरिमेंट 4 यूज कर सकते सी चेंज हैं। हो ए जो रहा है है जी। वो कांस्टेंट है, बी भी जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ सी चेंज हो रहा है, ऐसी है। तो मैं यूजिंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड 4,
तो जल्दी से एक प्रोपोर्शनल वो बनाते हैं, रेशियो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और रेट के बीच में, टू फाइंड आउट कि क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, मैं 4 एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को डिवाइड करूंगा विद एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, क्योंकि 4 वाली बड़ी है और एक्सपेरिमेंट 1 की छोटी है, और ये ऑर्डर फिर आपने रेट के लिए भी जो है फॉलो करना है। तो 0.2/0.1, फोर्थ में 0.2 कर दिया इसको कॉन्सेंट्रेशन को, और 1 में 0.1 थी। रेट को क्या इफेक्ट हुआ है? दोनों में रेट सेम आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंट 4 में भी 2 × 10⁻⁻4 है, और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में भी 2 × 10⁻⁻4 है। जल्दी से करो, ये कितना बनता है? टाइम्स 2 किया है कॉन्सेंट्रेशन को, और ये कितना बन रहा है? टाइम्स 1 बन। अब क्या रिलेशनशिप है? जब आपने सी की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स किया, तो रेट 1 टाइम्स इंक्रीज हुआ। 1 टाइम्स इंक्रीज होने का क्या मतलब है? क्या वैल्यू वही रही है, चेंज हो गई? यस। अगर मैं जी। 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? 2 आएगा। 2 आएगा ना, सेम रहेगी वैल्यू। 1 से मल्टीप्लाई करने यस। पे वैल्यू सेम रहती है। इसका मतलब है कि रेट चेंज नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, तो फिर हमें बताओ मुझे अब कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी कितना बनना चाहिए? अगर कोई चेंज नहीं आया रेट में, इफेक्ट ही नहीं किया सी की कॉन्सेंट्रेशन ने रेट को, तो 0 बनना चाहिए। ठीक है। Because when we increased the concentration of C 2 times, या इसको पूरा लिख लो, 2 times, the rate did not change। ठीक है, रेट में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 1 टाइम से मल्टीप्लाई होने का मतलब है जो प्रीवियस वैल्यू थी अभी भी वही रहेगी, तो कोई चेंज नहीं आया रेट में। ठीक है। तो बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सी 2 टाइम्स द रेट डिड नॉट चेंज, therefore rate is what of concentration of C is independent of the concentration of C। ठीक है, और इसको किस तरह लिखते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होगी? अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो जीरो हो। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी बननी चाहिए। ठीक है। अब आगे वो आपसे कहता है जी कि बी पार्ट में राइट डाउन द रेट इक्वेशन एंड कैलकुलेट, write down the complete rate equation and find the units of rate constant k। ठीक है, तो कंप्लीट रेट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? तो हमारे पास रेट इज इक्वल टू, कौन कौन आएगा रेट इक्वेशन में? तो जाके देखते हैं, क्या रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट ए आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, ए का फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो ए को पावर 1 रेट इक्वेशन में नजर आएगा हमें। अच्छा जी, बी को देखते हैं, क्या बी का रिएक्टेंट नजर आना चाहिए? बी पावर 2 है, ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है, तो बिल्कुल नजर आएगा, तो बी पावर 2। एंड क्या सी को नजर आना चाहिए रेट इक्वेशन में? हमने क्या बोला था, कोई भी ऐसा रिएक्टेंट होगा जिसका ऑर्डर 0 होगा, उसको रेट इक्वेशन में मेंशन नहीं करते होंगे। तो ये हमारी फाइनल रेट इक्वेशन बन गई है। अब के यूनिट्स निकालने हैं, तो मैं जरा कलर चेंज करता हूँ। के यूनिट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रेट के यूनिट्स को डिवाइड करना पड़ेगा विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के यूनिट्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के स्क्वायर के यूनिट्स। ठीक है, तो के का यूनिट निकल आएगा। अब रेट का क्या यूनिट है, ये हम सवाल से देखते होते हैं कि उसने रेट का क्या यूनिट इस्तेमाल किया है। तो जाके डाटा टेबल में देखोगे तो आप देखोगे रेट किस में इस्तेमाल हुआ है? मोल पर डीएम क्यूब पर मिनट में, और कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में। तो हमारे पास जो रेट का यूनिट है दैट इज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, सॉरी पर मिनट। जी आवाज आ रही है ना? पर मिनट। और जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है यस वो सर। कितनी आ रही है? मोल पर डीएम क्यूब, ऐसे ही है। और इसके साथ जो आपके पास दूसरा ब्रैकेट है वो कितना बनेगा? वो बनेगा मोल स्क्वायर DM-6। ऐसी है, मोल पर डीएम क्यूब मोल पर डीएम क्यूब से कटेगा, फाइनल के का यूनिट क्या आएगा? जब सारे आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये मोल पावर 2 क्या बन जाएगा? मोल-2। DM-6 क्या बन जाएगा? DM-6। और पर मिनट तो ऊपर ही था तो वो पर मिनट रहेगा। ये के का यूनिट आ गया। अब इसके अलावा एक और पार्ट भी वो आपको देते हैं जिसमें आपसे ना रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाता है किसी एक एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए। तो वो कहेगा कि जी अगले पार्ट में ही कि कैलकुलेट कैलकुलेट
है, पेन चेंज हो गया, चलो तो अच्छी बात है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के यूजिंग द वैल्यूज फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से यूज करते हुए आपने क्या करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो मैं पहले रेट कांस्टेंट किसके साथ रिलेटेड है, रेट इक्वेशन से रिलेटेड है। तो मैं रेट इक्वेशन लिख लेता हूँ, रेट इज इक्वल टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 लगानी है और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 लगानी है, क्योंकि बी के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। ठीक है, अब मैंने क्या निकालना है, मैंने के निकालना है, तो के का वैल्यू निकालनी, यूनिट निकाल चुका हूं। के निकालने के लिए मुझे रेट से डिवाइड करना पड़ेगा किसको, ए की कॉन्सेंट्रेशन को और बी की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर को। ऐसे ही है। तो मैं जाके देखूंगा उसने मुझे किस एक्सपेरिमेंट से वैल्यू यूज करने का बोला है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। ठीक है, तो के इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन कितना था, 2 × 10⁻⁻⁴ था। ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 थी, बी की भी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 थी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर चलाना है आपने। 2 × 10⁻⁴ इज द रेट। ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, उसकी पावर 1। बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, उसकी पावर 2। यहां से के की वैल्यू निकलेगी जो कि कितनी है। सर एक मिनट, कैलकुलेटर सही नहीं चल रहा। बस फ्रैक्शन लगाओ, ये वैल्यू डालो। यस सर, एक मिनट बस। तो ये आनी चाहिए जीरो सर ये पॉइंट टू होता है डबल जीरो -4। 0.200 आनी चाहिए। जी मैं वही देख रही हूँ। 0.1 स्क्वायर, ये आती है जी, ये जीरो ठीक है, पॉइंट टू और यूनिट क्या होगा, यूनिट लाजमी साथ लिखना है, मोल-2 dm6 पर मिनट। मोल-2 dm6 पर मिनट। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है, यूनिट बन रहा है इसका। क्लियर हो गया सवाल। जब टेबल में आपको उसने डाटा दिया हो तो सबका पहले ऑर्डर निकालते हैं, जब सबका ऑर्डर पता लग जाए तो रेट इक्वेशन लिख सकते हैं, रेट इक्वेशन लिख लें तो फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसी एक एक्सपेरिमेंट को यूज करके निकाली जा सकती है। ठीक हो गया। यस सर। इसी तरह एक और सवाल है, मैंने पहले ही लिख लिया है इधर ताकि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े इसमें। तो वो कहते हैं जी कि सबसे पहले पार्ट में कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 है, ए पार्ट। कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स या रिएक्टेंट ए एंड बी। तो आपने सोचना है पहले किसके हिसाब से निकाल लिया जाए। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं ए को चेंज करता हूं, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ए निकालता हूं तो मुझे बी क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या कोई दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जहां ए चेंज हो रहा है और बी कांस्टेंट हो। यस सर, 1 and 2। ठीक है, लेकिन अगर मैं पहले बी निकालता तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं था जहां ए कांस्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए जी। मुझे पहले ए निकाल लेना चाहिए क्योंकि उसका निकालना आसान है। ए एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जबकि बी कांस्टेंट है इस टाइम, ऐसे ही है। तो मैं ऑर्डर ऑफ यस सर। रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लेता हूँ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए यूजिंग कौन से एक्सपेरिमेंट्स, यूजिंग एक्सपेरिमेंट 1 and 2 बताना होता है, एक्सपेरिमेंट 1 and 2। ठीक है, तो मैं एक्सपेरिमेंट 1 and 2 यूज करते हुए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूंगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैंने रेशियो बनानी है और ये मैथमेटिकल वर्किंग आप साइड पे जाके पेंसिल से करोगे। ठीक है ना, इसकी कोई मार्क्स नहीं, आपने जो स्टेटमेंट्स लिखनी है उसके मार्क्स हैं। तो मैं साइड पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ अच्छी जी कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच में रेशियो बनानी है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और रेट के बीच में मैं क्या बनाऊंगा, रेशियो बनाऊंगा, या इस तरह लिख लिया करो या फिर स्क्वायर ब्रैकेट सीधा लगा दिया करो। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच में मैं क्या करने लगा, रेशियो बनाने। अब मैंने डिसाइड करना है क्या मैं एक्सपेरिमेंट 2 की वैल्यूज को 1 से डिवाइड करूं या 1 की वैल्यूज को 2 से डिवाइड करूं, क्या करना चाहिए।
तो मैं 2 की वैल्यूज को 1 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो 0.2 ऊपर आ जाएगा, एक्सपेरिमेंट 2 में 0.2 थी, एक्सपेरिमेंट 1 में 0.1 थी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था जी? तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स में ऊपर और नीचे 2.5 इंटू टेन इज पावर माइनस फाइव, 2.5 इंटू टेन इज पावर माइनस, ठीक है। तो दोनों में सेम ही है, 2.5 इंटू टेन इज पावर माइनस फाइव एंड 2.5 इंटू टेन इज पावर माइनस फाइव। तो आप मुझे बताओ जरा कि कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स किया आपने? टाइम्स 2। रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ? दिस इज टाइम्स 1। तो जब रेट टाइम्स 1 टाइम्स वन। इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा? 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है प्रीवियस रेट, तो रेट सेम रहा ना। सेम है, फर्स्ट ठीक है, ऑर्डर। तो मैं क्या कह सकता हूँ? फर्स्ट ऑर्डर नहीं है जब रेट सेम रहे, रेट में चेंज कोई नहीं आया, जीरो। रेट में कोई जीरो चेंज ऑर्डर। नहीं आ रहा, जीरो ऑर्डर होगा ना। यस। यस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो हम इसे बताएंगे कि द रिएक्शन या रेट इज जीरो ऑर्डर with respect to A की concentration because when we changed या increased when we increased the concentration of A two times, the rate did not change, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे therefore rate is independent independent of the concentration of A, ठीक है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर जीरो, यानी ऑर्डर जीरो है इसका। फिर होगी थी बात अब बी के हिसाब से निकालते हैं। तो अब अगर हम बी को देखें, तो जब बी के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो मैं पहले जरा इधर लिख लेता हूँ। तो आप निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी 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 सॉरी, इधर हमने ना जीरो रेट नहीं लिखना है, हमें लिखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमने गलत लिख दिया। आप लिखो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, कौन से एक्सपेरिमेंट्स यूज करेंगे? तो ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट्स यूज करने हैं जिसमें बी चेंज हो रहा हो और ए दूसरा कांस्टेंट हो, ऐसे ही है। ए कांस्टेंट हो, क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट मिल रहा है जिसमें ए कांस्टेंट है? कोई ऐसे दो एक्सपेरिमेंट्स हैं? सर ए कांस्टेंट नहीं है किसी में भी। किसी में भी ए कांस्टेंट नहीं मिल रहा, बट कोई ऐसे दो एक्सपेरिमेंट्स मिल रहे हैं जहां पे बी चेंज हो रहा हो जी। कौन से दो एक्सपेरिमेंट्स हैं सर जहां पे बी बी चेंज हो रहा बी है? थ्री वन में एंड टू, चेंज हो रहा है। 1 एंड 2 में तो कांस्टेंट है, बट 1 एंड 3 और 2 एंड 3 में बी चेंज हो रहा है, ऐसी है। अगर 1 और 3 को कंपेयर करें और यस। 2 और 3 को कंपेयर करें, तो बी चेंज हो रहा है। आइडियल सिचुएशन ये थी कि इन दोनों में अगर बी चेंज हो रहा है तो ए को क्या रहना चाहिए था? कांस्टेंट रहना चाहिए था, लेकिन ए कांस्टेंट नहीं मिल रहा। लेकिन एक मजे की बात यह है कि हम ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर का क्या मतलब है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंज आएगा ये रेट को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो भी रेट में अगर अफेक्ट आ गया तो वो किसकी वजह से होगा? वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के चेंज की वजह से होगा, क्योंकि ए का तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, यानी रेट उससे अफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम इनमें से कोई से दो एक्सपेरिमेंट्स उठा लेंगे जहां पे बी चेंज हो रहा है। मैं इस तरह कर रहा हूं कि मैं एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 उठाऊंगा फॉर बी, ठीक है। और एक ऑर्डर मुझे ऑलरेडी पता है, तो ए मुझे पता है जी जीरो ऑर्डर है, मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ। ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 उठा लेते हैं, आप बेशक 2 एंड 3 उठा लें, आंसर सेम आएगा। तो यूजिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3, ठीक है। अब जरा सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या चाहिए? अब देखो जरा एक और बात यहाँ पे दिमाग में, क्या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3 में ए भी कांस्टेंट है? नहीं है ना नहीं, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं है। बी चेंज हो रहा था, हमें एक कांस्टेंट चाहिए था, लेकिन एक कांस्टेंट नहीं है। तो हमें ए की भी कॉन्सेंट्रेशन को उस टाइम पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेशियो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेशियो रेट ऑफ रिएक्शन,
ठीक है, तीनों के बीच में रेशो बनाओ। अब आपने डिसाइड करना है 1 और 3 में से आप किस वैल्यू को ऊपर रखोगे और किसको नीचे। तो मैं एक्सपेरिमेंट 3 की वैल्यूज को एक्सपेरिमेंट 1 से डिवाइड करने लगा हूं। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 डिवाइड बाय 0.1। एक्सपेरिमेंट 3 में 0.3 है, नीचे डिवाइड बाय 0.1 कर देते हैं। बी कितना है? बी एक्सपेरिमेंट 3 में 0.2 है, जीरो, और एक्सपेरिमेंट 1 में 0.1 है, 0.1। और रेट को देखें तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में रेट कितना है? हमारा जो रेट है वो एक्सपेरिमेंट 3 में 5 × 10⁻⁻2 है, जबकि एक्सपेरिमेंट -5 है, जबकि एक्सपेरिमेंट 1 में 2.5 × 10⁻⁻5। ठीक है, तो इधर 5 × 10⁻⁻5 है, नीचे वाले में सॉरी एक्सपेरिमेंट 1 में 2 × 10⁻⁻5। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स होगी? ×3। ऐसे है। बी की कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स की है? ×2। ऐसे है। और जो रेट है वो कितने टाइम्स चेंज हुआ है, इसको करो जरा। Sir, this is 2.5. 2 मिनट। हाँ, 2.5 है, यस। दिस वैल्यू इज नॉट 2 × 10⁻⁻, वो ये है 2.5 × 10⁻⁻। 2.5 × 10⁻⁻। करो जरा, कितना बनता है ये? यस। सर दोबारा बोल सकते हैं, आवाज कट गई थी। ये करो ना, कितना बन रहा है, डिवाइड करो इसको। 2.5। हाँ हाँ, डिवाइड ओह अच्छा, आपने करो। 2 की जगह 2.5 किया। ओके टू फाइन, नहीं पॉइंट मैं फाइव आपको था ना, पहले का आंसर वैल्यू बता अलग रही थी। थी। वैल्यू अलग थी। 2 आना इट्स चाहिए 2। मेरे ख्याल है, ×2। ऐसे ही है। अब जी। देखना है इधर। हमें जी। पता है ना ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 0 ऑर्डर। तो मुझे बताओ, जब मैं अगर ये 0 ऑर्डर है, ठीक है, अभी मुझे बताना जरा कि ये जो रेट है क्या ये सिर्फ बी की वजह से है, या इन दोनों को कंसिडर करते हुए टोटल रेट ये है? इस टाइम पे ये टोटल सर रेट है ना, जी। क्योंकि ए और बी दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। यस सर। ऐसे, क्योंकि ए की भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है, बी की भी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है। लेकिन क्योंकि हमें ए का ऑर्डर ऑलरेडी पता है, हमें पता है ए इज 0 ऑर्डर, ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है इसके चेंज से रेट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसी है। जी। तो इस पूरे रेट में ए की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 0 होगा ना, यस सर। राइट? ये तो चेंज नहीं करेगा रेट को। तो इसका मतलब है कि अगर इसका मैं इधर से कैंसिल आउट कर दूं, क्योंकि 0 ऑर्डर है, इसका कोई भी रेट पे इफेक्ट नहीं है। तो अब जो रेट में इफेक्ट रह गया ये सिर्फ ओनली किसकी वजह से है? ये सिर्फ और सिर्फ बी की बी वजह से। की वजह से। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था ए का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 है। इसका मतलब है रेट अफेक्ट नहीं होता ए की कॉन्सेंट्रेशन से, तो मैंने ए को इधर से बाहर निकाल दिया। अब मैं सिर्फ देखूंगा कि ये रेट में जो चेंज आया है ये सिर्फ और सिर्फ बी की वजह से। तो अब जाके देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आपने 2 टाइम्स की, रेट कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स। जितना टू कॉन्सेंट्रेशन टाइम। इंक्रीज किया है उतना ही रेट में इंक्रीज आ गया। तो इसका क्या मतलब है, क्या प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी। और कब यस सर। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है? जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो। ठीक है, तो हम इधर से कह सकते हैं आप कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to concentration of B is first order, because when concentration of B was increased 2 times, the rate the rate also increased 2 times. Therefore, rate क्या है concentration of B के? Directly proportional. Rate is directly proportional to the concentration of B। और इसी की मैं प्रोपोर्शनैलिटी भी लिख दूंगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 1, जो कि उसका फर्स्ट ऑर्डर दिखा रही है। वेरी क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैं क्या बना सकता हूँ यहाँ से? रेट इक्वेशन बना सकता हूँ, दोनों रिएक्टेंट्स का ऑर्डर निकाल लिया मैंने। जी। बिल्कुल बना सकते हैं। तो कहता है अगले पार्ट में, बी पार्ट में आपसे कहता है राइट द रेट इक्वेशन
राइट द rate equation and state the units of k। ठीक है, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स भी बताने हैं, तो कैसे करेंगे? रेट इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, तो रेट इज इक्वल टू कौन से रिएक्टेंट्स रेट इक्वेशन में मेंशन नहीं किए जाते, जिनका ऑर्डर क्या हो, जीरो हो। तो मुझे बताओ इसकी रेट इक्वेशन में कौन आएगा? दो रिएक्टेंट्स से टोटल, एक ए था एक बी था, बी का ऑर्डर वन है और जो ए है उसका ऑर्डर जीरो है, तो किसको मेंशन नहीं करेंगे? ए को मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ बी को लिखेंगे जो कि फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक हो गया। रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने हैं, तो के यूनिट्स निकालने के लिए पहले के को आइसोलेट करो, तो रेट डिवाइडेड बाय बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर वन आएगा। ऐसे ही है। तो के यूनिट्स निकालते हैं। रेट के यूनिट्स इस सवाल में क्या यूज हुए थे, टेबल से जाके पता लग जाएगा। मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड यूज हुए थे, और कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स मोल पर डीएम क्यूब में। तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड डिवाइडेड बाय, नीचे एक दफा मोल पर डीएम क्यूब है, तो मुझे बताओ एक दफा इससे कटेगा, ऊपर क्या रह जाएगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट सिर्फ और सिर्फ पर सेकंड रहेगा। ठीक है, तो अगले ही पार्ट में आपसे वो बोलेगा, आप सी पार्ट में, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के यूजिंग एक्सपेरिमेंट नंबर टू फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप रेट इक्वेशन लिखो, रेट इज इक्वल टू के ए, सॉरी, बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर वन। इस सवाल में ये रेट का इक्वेशन बन गई। तो आपने देखना है एक्सपेरिमेंट टू में रेट कितना है, के निकालने के लिए रेट पता होना चाहिए, वो 2.5 इंटू टेन पावर माइनस फाइव है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है। ठीक है, तो ये इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। तो 2.5 इंटू टेन इज पावर माइनस फाइव इज इक्वल टू के, बी की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 इन एक्सपेरिमेंट नंबर टू, तो 0.1। ठीक है, पावर वन है, तो यहाँ से ले जाओ इसको, 2.5 इंटू टेन पावर माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी बनती है? सर बताती हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं? हाँ, 5 into 10 to the power minus 5 over 0.1. 2.5 into 10 to the power minus 4. 2.5 इंटू टेन इज पावर माइनस फोर, और यूनिट क्या था रेट कांस्टेंट का? पर सेकेंड। ये हमने रेट कांस्टेंट निकाल के देखी। फिर Yes, sir. एक और सवाल देखते हैं, जिसमें अगेन यही हरकत आपके साथ होगी। तो टेबल में एक यही मुश्किल काम हो सकता है, इसके अलावा कोई ज्यादा इससे मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, कि आपको डायरेक्टली किसी का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना मुश्किल हो जाए, तो आपको अगर एक का पता है, तो उसका अफेक्ट कैंसिल आउट करके फ्रॉम द टोटल चेंज इन रेट आप क्या कर सकते हो, दूसरे का फिर देख सकते हो, रिमेनिंग इफेक्ट जितना भी होगा दूसरे का होगा। अब थोड़ा ज्यादा उसकी तरफ जाते हैं, और इस तरह का सवाल देखते हैं जिसमें ये थोड़ा ज्यादा अग्रेसिवली इस तरह पूछा गया है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट देख लो, एक्सपेरिमेंट या फिर क्यों एक और हमारे पास, एक्सपेरिमेंट नंबर वन, एक्सपेरिमेंट टू, एक्सपेरिमेंट थ्री। और जो कंसंट्रेशन है वो अगेन मोल पर डीएम क्यूब में है, और जो आपका रिएक्टेंट्स है वो ए और बी है, और जो कंसंट्रेशन है, यार ये तो अभी हम कर नहीं चुके, नहीं अच्छा नहीं, ए और बी हैं रिएक्टेंट्स हमारे, और जो कंसंट्रेशन है एक्सपेरिमेंट वन में, वो ए की 0.1 और बी की 0.1। ए के लिए 0.1 एंड बी की 0.2 मोल per dm क्यूब, इसी तरह 0.3 एंड 0.3 मोल per dm क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा टेबल है, और इसके बाद उसने आपको रेट की वैल्यूज दी है, और रेट का यूनिट जो इधर है वो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड में। ठीक है, रेट की वैल्यू फॉर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 1 into 10 is power -3, for the second experiment 2 into 10 is power -3, and for the third experiment 9 into 10 is power -3। अब आपने क्या करना है, आपने अगेन सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड बी निकालें। ठीक है, तो ए पार्ट में कहता है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड बी। तो पहले किसका निकाल लें?
पहले किसका निकाला जा सकता है, टेबल को देखो आप। पहले ए का निकालते हैं। पहले ए का निकालेंगे तो बी कांस्टेंट चाहिए ना। यस सर। क्या बी कहीं पे कांस्टेंट मिल रहा है? नहीं। तो फिर तो नहीं निकाल सकेंगे। तो हम बी का निकाल सकते तो हैं पहले बिकॉज बी ए का इज निकाल सकते कांस्टेंट हैं, इन वन एंड टू। ए कांस्टेंट मिल रहा है, तो बी का निकाल सकते हैं। ठीक है, टेबल को डायरेक्टली देखते हैं नजर आ जाता है। अब बी के लिए मैं एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 यूज कर लेता हूँ। बी इज चेंजिंग, ए इज कांस्टेंट। ठीक है, तो बी का निकाला जा सकता है पहले, तो जिसका पहले निकाला जा सके इजी उसका पहले निकालो। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, यूजिंग एक्सपेरिमेंट कौन से वाले यूज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हम यूज कर रहे हैं टू, वन वन एंड एंड टू। टू एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। ठीक है, तो अब आपने डिसाइड करना है कि किन वैल्यूज को ऊपर रखूंगा, किन वैल्यूज को नीचे रखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और रेट के बीच में रेशो बनाऊंगा फॉर कैलकुलेशंस, और रेट के बीच में रेशो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, अब आपने सोचना है 2 की वैल्यूज को 1 से डिवाइड करूं एक्सपेरिमेंट, या एक्सपेरिमेंट 1 की 2 से डिवाइड करूं, तो आपकी मर्जी है। मैं टू एक्सपेरिमेंट को टू वन से। क्योंकि बड़ी वैल्यूज हैं तो उनको 1 से डिवाइड करने लगा। तो एक्सपेरिमेंट 2 में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, एक्सपेरिमेंट 1 में 0.1। रेट को क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट 2 में 2 × 10⁻³ है, और एक्सपेरिमेंट 1 में 1 × 10⁻³ है। तो आप देख सकते हो ये कितना चेंज है, ये टाइम्स 2 का चेंज है, और ये कितना चेंज है, ये भी टाइम्स 2 का चेंज है। जब जितनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है उतना ही रेट बढ़ जाए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मैं उसको पूरी स्टेटमेंट्स लिख के दिखाऊंगा। दिस वर्किंग, वर्किंग जो आप कर रहे हो ये वाली, इसके कोई मार्क्स नहीं है, स्टेटमेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, तो मैं इसके साथ ही स्टेटमेंट्स लिखने लगा हूँ। मैं लिखूंगा जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to concentration of B is which order? First order. First order because when we increased the concentration of B 2 times, the rate also increases 2 times, right? Therefore, कैसी proportionality है दोनों के बीच में? There is a direct proportionality between rate and concentration of b। ठीक है, तो हम बोलेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 1, यानी ऑर्डर इज फर्स्ट। ठीक हो गया, तो ये हमने उसको स्टेटमेंट जो लिख के दिए हैं उस पर आपको वो मार्क देगा, ना कि आपके जो वर्किंग है उसके ऊपर। ठीक है, उसको बताना है ऑर्डर निकालने के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट्स यूज कर रहे हैं, ये वो देखेगा। और ये देखेगा स्टेटमेंट्स में आपने उसको एक्सप्लेन किस तरह किया, उस डाटा को एक्सप्लेन किस तरह किया। ठीक है ना। अच्छा, अब हम ऑर्डर यस सर। निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो ए जो है ना हमारे पास, ए को निकालने के लिए ए चेंज होना चाहिए, बी कांस्टेंट होना चाहिए। बी किसी भी एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट नहीं मिल रहा, लेकिन एक फायदा क्या हुआ हमें अभी तक, कि हम बी का ऑर्डर निकाल चुके हैं। बी का ऑर्डर पता लग गया ना, कितना ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो अब जो भी बी के चेंज आ रहा होगा ना, उसको मैं ओवरऑल ऑर्डर, जो जो भी रेट में इंक्रीज आएगा ओवरऑल, उसमें से सब्ट्रैक्ट करने के काबिल हूँ, क्योंकि मुझे पता होगा जितना मैं बी को इंक्रीज करता हूँ उतना ही वो रेट में चेंज लेके आता है। ठीक है, तो मैं ए के लिए कोई से भी आप 2 एक्सपेरिमेंट्स उठा सकता हूँ, क्योंकि मुझे बी का ऑर्डर पता है, तो बी का इफेक्ट मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब देखो ए जब आपको स्टडी करना था तो आइडियल सिचुएशन ये थी कि ए चेंज होना चाहिए था, कोई ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट्स, और इस बी को कांस्टेंट रहना चाहिए था, बी तो कहीं भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कोई से 2 उठा लो, कौन से उठा ले, मैं उठा लेता हूँ एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 3 फॉर ए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और कौन से एक्सपेरिमेंट यूज कर रहा हूं, यूजिंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3। अब देखो 1 एंड 3 में तो सिर्फ ए चेंज नहीं हो रहा, बी भी चेंज हो रहा है। तो ये जो भी रेट का भी चेंज है ना इधर से इधर, ये सारा का सारा, इसमें बी भी शामिल है, ए भी शामिल है। हमें सिर्फ ए का इफेक्ट फाइंड करना है इन ऑर्डर टू फाइंड कि एक ऑर्डर क्या बने, कि वो रेट को अकेले किस तरह अफेक्ट करता है। तो अब क्योंकि दोनों हैं तो दोनों को कंसिडर करेंगे, तो मैं नीचे जाके जब रेशियो बनाऊंगा वर्किंग के लिए, जिससे मुझे पता लगेगा, तो मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को भी कंसिडर करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को भी कंसिडर करूंगा, और रेट को भी कंसिडर करूंगा। अब इन तीनों को कंसिडर करूंगा। ठीक है, ए को मैंने, अब मैं एक्सपेरिमेंट 3 की वैल्यूज को एक्सपेरिमेंट 1 से डिवाइड करने लगा हूं, तो 0.3/0.1 ए के लिए आएगा,
देखेंगे कितना चेंज है। बी के लिए क्या करेंगे, 0.3/0.1। ये भी एक्सपेरिमेंट 3 में 0.3 है, एक्सपेरिमेंट 1 में 0.1 है। इसी तरह आप रेट को क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट 3 में 9 × 10⁻³ है, जबकि एक्सपेरिमेंट 1 में कितना है, 1 × 10⁻³ तो 9 × 10⁻³ एंड इधर है 1 × 10⁻³ अब यहां से देखते हैं कि ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई थी, 3 टाइम्स। बी की कॉन्सेंट्रेशन भी 3 टाइम्स। ओवरऑल रेट में कितना इफेक्ट आया, 9 टाइम्स। सर रेट में 9 टाइम्स। या 9 टाइम्स इफेक्ट आया। अब मुझे बताना, क्या ये रेट जो है ये सिर्फ ए ने इफेक्ट किया है, नहीं। ये बी का भी इसमें रोल है, क्यों, बी हमें पता है ना फर्स्ट ऑर्डर है। यस सर। ऐसे ही अब आपने इधर से सोचना है कि इस पूरे ओवरऑल रेट है अभी इस टाइम पे, ये ओवरऑल रेट का चेंज है जो ए और बी दोनों ने कॉज की, रेट ड्यू टू ए एंड बी। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा, क्योंकि मुझे बी का ऑर्डर पता है, मैं इसमें से बी का इफेक्ट निकालने लगा। अब जरा साइड पे आते हैं, अगर बी वॉज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, और आपका कंसंट्रेशन ऑफ बी आपने 3 टाइम्स किया है, तो रेट में बी की तरफ से कितना इफेक्ट आना चाहिए। 6 टाइम्स। नहीं ना, फर्स्ट ऑर्डर है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। आ 3। जितना आपने बी इंक्रीज किया उतना ही रेट में कितना इंक्रीज आएगा, उतना ही आएगा। 3। तो बी ने इस ओवरऑल रेट में कितना इफेक्ट डाला हुआ है, 3 टाइम्स का इफेक्ट डाला हुआ है। यस ठीक है, सर। क्योंकि बी फर्स्ट ऑर्डर है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट है, जितना बी बढ़ाएंगे उतना रेट बी की वजह से बढ़ेगा। तो मैं क्या ये 3 टाइम्स का इफेक्ट इसमें से कैंसल आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर यस सर। सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं इस बी के इफेक्ट को यहां से डिवाइड करके निकाल दूंगा भाई। तो मुझे बताओ, जब डिवाइड होगा तो अब क्या बचेगा पीछे, बी तो निकल गया ना, मैंने उसको डिवाइड कर दिया दूसरी साइड पे जाके। अब बच गया मेरे जी। पास सिर्फ ए, अब बच गया मेरे पास ए जो कि टाइम्स 3 हुआ था, बी में निकाल चुका हूं बाहर, और जो आपके पास पीछे रिमेनिंग इफेक्ट है वो सिर्फ आप किसका आएगा, ए का आएगा। तो 3 × 1 3 × 3, तो टाइम्स 3 का इफेक्ट पीछे रह जाता है। डिवाइड करना याद रखें, कैंसिल आउट जी। करने के लिए डिवाइड करेंगे, उसका इफेक्ट निकाल देंगे बाय डिवीजन के थ्रू। ठीक हो गया। अब मुझे बताओ जरा कि अब जो रेट में चेंज आया है, जो रिमेनिंग चेंज है, ये किसकी वजह से, सिर्फ बी का इफेक्ट निकल गया बाहर, ओनली ड्यू टू ए। ए। ठीक है, तो अब जाके देखो, अगर आपने ए को 3 टाइम्स किया था एक्सपेरिमेंट 1 से 3 में, तो आपने रेट के भी क्या इफेक्ट आया, सिर्फ ए की वजह से टाइम्स 3 हो गया। कैसी प्रोपोर्शनैलिटी है, डायरेक्ट। डायरेक्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। ठीक 1। है, तो मैं उसे बताऊंगा द ऑर्डर with respect to A, concentration of A is first order because when we change the concentration of A 3 times या increase the concentration of A 3 times, change ना लिखो तो बेहतर है, तो मैं इसको increase कर देता हूँ। When we change या increase the concentration of A 3 times, the rate of the rate also increases 3 times, therefore rate कैसा प्रोपोर्शनल है, rate is डायरेक्ट directly प्रोपोर्शन। proportional to what, to the concentration of A। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻1। ठीक हो गया। अब इन दोनों का भी हमने निकाल लिया, अगला ही पार्ट आपसे क्या बोलेगा, रेट इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो बी पार्ट में आपसे बोलता है राइट डाउन द रेट इक्वेशन। इस केस में रेट इक्वेशन क्या बनेगी, आपके पास दो रिएक्टेंट्स थे, दोनों के हिसाब से ऑर्डर 1 है, तो मैं रेट इक्वेशन लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर भी 1 है तो ये रेट इक्वेशन में आएगा, बी की पावर भी 1 है, ये रेट इक्वेशन में आएगा। आगे वो बोलता है फाइंड द
फाइंड द यूनिट्स ऑफ के, या बल्कि इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एक ही पार्ट में दोनों इंक्लूड कर देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यूजिंग एक्सपेरिमेंट, कौन सा यूज कर लें, 3 यूज कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट 3, एंड ऑल्सो इंक्लूड इट्स यूनिट्स। तो मुझे बताओ, अब मैं सबसे पहले तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए रेट इक्वेशन चाहिए है, ए की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए है, बी की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो उसने उसके लिए क्या बोला, कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज करो, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से वैल्यूज निकालो। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जो हमारा रेट है वो कितना है, 9 × 10⁻³ और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 है। तो मैं लिखूंगा 9 × 10⁻³ के की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। ए भी 0.3 है, पावर 1, बी भी 0.3 की पावर 1 ही है। तो यहाँ से मैं निकालूंगा के की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो क्या आएगा, 9 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.3 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकालो के कितना आ रहा है। Square, 0.3 into, ये आता है 0.1, 0.1 आ रहा है, और 1 यूनिट भी साथ जी। मेंशन करना है। तो के का यूनिट भी निकाल लेते हैं, के का यूनिट क्या बनेगा। तो के निकालने के लिए आपको रेट को डिवाइड करना है ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन दोनों की पावर 1 से। तो के इज इक्वल टू, रेट का यूनिट सवाल में जो दिया था टेबल में, मोल पर DM³ पर सेकेंड था। इसके भी कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होगा वो कितना होगा, मोल पर DM³, और जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी मोल पर DM³। ऐसी है, तो 1 मोल पर DM³ 1 मोल पर DM³ से कट जाएगा, के किसके इक्वल आएगा, मोल ऊपर मूव करेंगे तो -1, DM-3 ऊपर मूव करेंगे तो पावर 3, एंड जो पर सेकेंड है वो तो ऊपर ही था, पर सेकेंड। तो हमारे पास के का यूनिट बनता है मोल -1, DM⁻³ एंड पर सेकेंड। क्लियर हो गया। Yes sir. तो ये सारा टेबल से रिलेटेड हमारा काम था, जिसमें आपके पास एक तो सिंपल टेबल है, सारे कांस्टेंट मिल जाते हैं रिएक्टेंट्स, जब भी किसी का ऑर्डर निकाल रहे हो तो दूसरे कांस्टेंट मिल जाते हैं। दूसरा केस है जब कांस्टेंट ना मिल रहे हो, फिर क्या करें, तो एक आधा उसमें से जल्दी से निकल आता है, उसका ऑर्डर पता लग जाए तो बाकी सारे कांस्टेंट ना भी हो तो आप उसको निकाल सकते हो बाय कैंसिलिंग आउट द इफेक्ट, लाइक वी डिड इस पार्ट में जिस तरह हम निकाल रहे थे। ठीक है ना। एक का जो अफेक्ट है, क्योंकि ऑर्डर पता है, रेट का अफेक्ट निकाल के उसको में से कैंसिल आउट कर देते हैं ओवरऑल रेट में से, जो रिमेनिंग इफेक्ट होता है वो दूसरे रिएक्टेंट का होता है, तो पता लग जाता है। ठीक, तो कहते हैं क्लोरेट व आयंस अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन अंडर एक्वस कंडीशंस। ठीक हो गया। तो ये दो रिएक्टेंट्स हैं, इनके हिसाब से रेट देखेंगे, हमेशा रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट्स को मेंशन किया जाता है। कहते हैं सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वाज कैरिड आउट एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ClO- एंड NH3। ठीक है। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर करके उसने 3 एक्सपेरिमेंट्स जो है आपके पास कर दिए। अब वो आपसे कहता है कि यूज द डाटा इन द टेबल टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट ClO- एंड NH3। अब आप टेबल को देखो, तो किसके हिसाब से ऑर्डर पहले निकाल लेना चाहिए हमें। um यस, NH3 का पहले निकाल NH3 लें, के हिसाब क्योंकि से जी। क्योंकि हमारे पास ClO- हमें कांस्टेंट मिल रहा है दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में। तो NH3 के हिसाब से पहले निकाल लेते हैं यूजिंग एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3, जहां पे ClO- कांस्टेंट है और ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं उसको लिख के दिखाऊंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू concentration ऑफ NH3 यूजिंग व्हाट, यूजिंग एक्सपेरिमेंट नंबर, कौन सा वाला, 2 एंड 3, एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3। अब इसके बाद स्टेटमेंट्स आनी है, कैलकुलेशन में ऊपर जाऊंगा, साइड पे जाके पेंसिल से करूंगा। ठीक है, तो मैं जाके देखता हूँ NH3 की कॉन्सेंट्रेशन के बीच में और किसके बीच में मैंने वो बनानी है रेशियो, रेट के बीच में। ठीक है, अब NH3 की कॉन्सेंट्रेशन मैंने कितने, किसकी वैल्यू किससे डिवाइड करूँ, एक्सपेरिमेंट 3 की वैल्यूज को एक्सपेरिमेंट 2 से डिवाइड करने लगा हूँ। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट 3 में NH3 0.4 है, और एक्सपेरिमेंट 2 में जो है आपके पास 0.2 है। तो एक्सपेरिमेंट 3 की वैल्यू ऊपर रखते हैं और एक्सपेरिमेंट 2 की नीचे रखते हैं। ठीक है, और रेट में अगर देखें तो एक्सपेरिमेंट 3 में 8.20 है, जबकि एक्सपेरिमेंट 1 में 2.05। अब देखो ये कितना बनता है आपके पास, टाइम्स 2 बनता है। दूसरी साइड कितनी बनती है, इसको डिवाइड करो इससे। जी सर, यहाँ आता है 4।
तो ये टाइम्स फोर बनता है। अब मुझे देख के बताओ 2 और 4 के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कि 4 इज द स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2, ऐसी है। Yes. तो Yes, हमें sir. पता लग गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए NH3 के हिसाब से, सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। ऐसे ही है ना, क्योंकि Mm. सेकेंड ऑर्डर में रेट और जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, रेट जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना। तो हम इसे बताएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 यूजिंग एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3। हम इसे बताएंगे ऑर्डर इज कितना, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, सॉरी टू Okay. टाइम्स, 2 टाइम्स, द रेट इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, therefore therefore rate is proportional to what, rate is directly proportional to what, to the square of concentration of NH3। ठीक है। Yes, sir. क्लियर होगी इतनी बात। और उसके साथ ही यहाँ पे जी. आप आगे लिख के दिखा सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH3 की पावर कितनी, 2। उसका ऑर्डर 2 लिख के दिखा सकते हैं। मैंने थोड़ा घुसा के लिख दिए, तो थोड़ा क्लीन करके लिख लेते हैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH3 की पावर 2। ठीक हो गया। अगला काम क्या है, अब किसके हिसाब से रेट निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ClO नेगेटिव। ठीक है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू ClO नेगेटिव निकालने के लिए, अब हमें ये तो पता लग गया ना NH3 का ऑर्डर क्या है, 2 है। जी. तो सारी कैलकुलेशन करके एंड पे सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखनी है आपने। ठीक है। अब मुझे बताओ, क्योंकि NH3 कहीं भी कांस्टेंट नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई से दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स उठा लूंगा जहां पे ClO नेगेटिव चेंज हो रहा है। ठीक है। बाकी क्योंकि NH3 का मुझे ऑर्डर पता लग गया, तो मैं उसका इफेक्ट कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है ना। Yes, sir. तो मैं एक्सपेरिमेंट, जस्ट क्योंकि हैबिट है, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 उठा लेता हूँ। ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 उठा लेते हैं, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to concentration of ClO negative using experiment 1 and 2। ठीक है। अब मैं जाके साइड पे कैलकुलेशन करता हूँ, फिर अपना आंसर लिखूंगा। तो अब मैं देखता हूँ 1 एंड 2 में ना ClO भी चेंज हो रहा है, NH3 भी चेंज हो रहा है, और रेट भी चेंज हो रहा है। तो मैं ClO नेगेटिव